थैंक यू मृत्युंजय, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया था। गया ना मैसेज, गया ना रिकॉर्डिंग का? हाँ सर। ओके ओके, वंस अगेन मैं एक बार बताता हूँ कि गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बात जो चल रहा था दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। इंडिया में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस को बनाने में, बढ़ाने में, बिजनेस को बनाने में, बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं? ठीक है, उसमें हम लोग ऑलरेडी लास्ट डे सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एक था दैट इज आरबीआई, जो पूरा बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे देवों का देव महादेव, ऐसे ही बैंकों का बैंक आरबीआई। इन्हीं के पास पैसा, इन्हीं के पास करेंसी, इन्हीं के पास पूरा का पूरा, मतलब हमारे पॉकेट में जब कुछ पैसा होता है तभी हम लोग को लगता है कि कोई जिंदगी में कुछ किया। ठीक है, ये कॉमन परसेप्शन है, पॉकेट में पैसा नहीं तो बंदा अपने आप को बड़ा छोटा समझता है। ठीक है, तो ये एक परसेप्शन है, पर मैं नहीं मानता। पैसा तो बस, पैसा का क्या कीमत है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मनी को उस नजर से देखो कि ये जरूरत का, आपका जरूरत पूरा कर सके, इसको उपयोगी बनाना चाहिए, नेसेसिटी बनाना चाहिए। बट इसके कारण मतलब अगर आप ऐसे फील करोगे ना, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा 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 करते रहोगे ना, एक एक टिप्स दे रहा हूँ मैं, पैसा कमाने का टिप्स, मतलब सबके मन में, क्योंकि कॉमर्स है और कॉमर्स में अगर मैं कॉमर्स में मनी का बात ना करूँ तो बहुत बुरा बात हो जाएगा। कॉमर्स ये वर्ड जो है ये बिजनेस को बताते हैं और इसमें मनी एक इंटीग्रल पार्ट है ना। तो पैसा, कॉमर्स में पैसा पैसा करना बहुत बहुत जायज है, लेकिन पैसा कमाने का एक कॉमन सेंस यही है कि आप ज्यादा पैसा ना होने के बारे में ना सोच के, अगर आप पैसा का जरूरत क्या है, पैसा का उपयोगिता क्या है, अगर इसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करोगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये, मैं खुद को भी बताता हूँ और इवन जो भी लोग आज तक दुनिया में बहुत अच्छा पैसा कमाया है और अभी तक कमा के जा रहा है, ठीक है, वो सभी लोग पैसा तभी कमा पाया क्योंकि वो पैसा का जो यूटिलिटी है ना, उपयोगिता मतलब क्या, यूटिलिटी, उसको जो समझ पाया उसी ने मनी को बना पाया। स्वामी विवेकानंद एक चीज बताया एक जगह में कि बंगाली में बोलता हूँ फिर हिंदी में बताता हूँ। बोलते हैं कि যুগে যুগে সেই যুগে যুগে মানুষই টাকা করিয়াছে, টাকায় কখনো মানুষ করে নাই। मैं आपको बताता हूँ सिंप्लीफाई करके, मतलब समय के साथ, युग युग में इंसान नहीं पैसा बनाया, पैसा कभी इंसान को नहीं बनाया। यू ऑल एग्री विद दिस सर्टेन सेंटेंस? समय समय में, मतलब युग युग में इंसान ने ही पैसा बनाया, पैसा ने कभी इंसान को नहीं बनाया। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, इंसान पैसा बनाएगा, लेकिन जो सोचता है ना कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये बन जाता, ये बात गलत है। आपके पास पैसा होता तो आप वो बन जाओगे, इट्स अ रॉन्ग परसेप्शन। आप पैसा जरूर बना सकते हो, आपके पास दिमाग है, आपके पास नॉलेज है, आप पैसा बनाओ और उसका यूटिलिटी बढ़ाओ। यू ऑल गेट माई पॉइंट? हेलो, ये मेरा पॉइंट नहीं है, द ग्रेट स्वामी विवेकानंद का कहना है। वो सिर्फ नॉर्मल कोई योगी तो नहीं था, हाँ, बड़ा फेमस यूथ थे। ठीक है, उनके डेट पे यूथ डे भी मनाया जाता है। उनका बिजनेस परसेप्शन बहुत गजब का है। इवन कल मोदी जी भी उनके बारे में बात कर रहे थे, कल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मीटिंग था, पता है आप लोगों को? आईसीसी का मीटिंग था, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रे बाबा, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो इंडिया में बिजनेस को बढ़ाने का बात काम करते हैं। आप लोग सुन रहे हो क्या? हाँ या ना बताओ प्लीज। हाँ सर। ओके यस सर। ओके, चलो। तो फिर लास्ट डे आरबीआई में तो बात काफी हुआ था, आज थोड़ा सा सेबी पे बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे आगे बहुत सारे बातें कर लेंगे। सेबी, सेबी का अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो क्या हो जाता है इसका फुल फॉर्म? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक चीज, बहुत लोग, मैं बचपन में मेरा ही रॉन्ग परसेप्शन था, जब मैं 11-12 में पढ़ता था ना, तब ये वर्ड मैं सुना था फर्स्ट टाइम, सेबी का बारे में, सेबी के बारे में सुना था उस टाइम पे। ये सिक्योरिटी का मतलब मेरे दिमाग में क्या आया था जानते हो? सिक्योरिटी गार्ड। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसको कभी ऐसा लगा था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बताया जा रहा है? आया? मतलब अगर नहीं आएगा तो आप लोग ऑब्वियसली मेरे से काफी स्मार्ट हो, मैं तो बहुत बोका इंसान हूँ। लेकिन कभी किसी के मन में ऐसा सुनने में आया कि सेबी का मतलब सिक्योरिटी गार्ड के बारे में हो सकता है?
प्लीज अगर है तो बोल सकते हो, मतलब मुझे थोड़ा साथी मिलेगा कि भाई किसी के बचपन में ऐसा ख्याल भी आया होगा। हेलो, नहीं आया किसी का मन में? तब तो तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, बहुत आगे जाओगे आप लोग। तो जो भी हो, मेरे मन में ऐसा ख्याल आता था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मतलब कि वो सिक्योरिटी गार्ड वाला कुछ बात होगा, लेकिन बात तो वो सिक्योरिटी नहीं है, ये मनी वाला सिक्योरिटी है। मनी वाला सिक्योरिटी मतलब, ये सिक्योरिटी मतलब आपका गवर्नमेंट बॉन्ड, कंपनी शेयर, गवर्नमेंट डिवेंचर, प्राइवेट कंपनी का डिवेंचर, बहुत सारा। ये सब क्या है बोलो तो? इसको कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कैसे, क्या सिक्योरिटी? दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये जो मैं गवर्नमेंट बॉन्ड, कंपनी शेयर, गवर्नमेंट डिवेंचर और भी बहुत सारे हैं, मैं बस कुछ नाम लिखा यहाँ पर, इसको कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ध्यान से सुनना, मैं बहुत बातें बताऊंगा आज। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, क्योंकि जब सरकार के पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगा तब हम लोग शांति में रहेंगे, हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, तो जाके एक कंट्री अपने पैरों में, अपने सेल्फ डेवलप होगा। तो फाइनेंशियली डेवलप होना सबसे इंपॉर्टेंट है। आज मानो ना, सिंपल, घर में एक खाना भी खाना है आपको, अगर आपके घर में पैसा का कमती हो तो आप अच्छा खाना तक नहीं खा सकते। अगर आपको अच्छा पहनना हो, पहनना मतलब आपका जो क्लोथिंग है, ठीक है, जो कपड़ा आप पहनते हो, अगर आपके घर में मनी का कुछ प्रॉब्लम है, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी, तो भी आपको शॉर्टेज ऑफ मनी, तब इसका मतलब क्या, आप फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी में रहोगे, है ना? आप फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी में रहोगे। अब ये इनसिक्योरिटी में रहना ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब जितना फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी में रहोगे, ऐसे हम इतना तो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ये इनसिक्योरनेस बहुत लोगों का होता है, मतलब सबका होता है, बहुत लोगों का मतलब सबका होता है, ठीक है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीनेस सबके अंदर है, लेकिन जो ये इनसिक्योरिटी का जो ये कैरेक्टर है, जो इस पे अपना जीत लेता है, जो इस पे इस पर्टिकुलर मैटर को जीत लेता है, ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को, वही आगे जाके एक सिक्योर्ड फाइनेंशियल कंडीशन बनाते हैं। इसको जीतना बहुत जरूरी है। और इसको जीतने के लिए अगर आप ज्यादा इनसिक्योर फील करोगे ना, इनसिक्योर फील करना समझते हो ना, हर चीज में एक डर, ठीक है। मैं बहुत स्टूडेंट को तो, जैसे स्टूडेंट्स लोग कितना सारा मैटर पे इनसिक्योर होते हैं, जैसे एग्जाम में क्या होगा, लाइफ में क्या होगा, करियर में क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग, है ना? तो इतना ज्यादा इनसिक्योर होना अच्छा बात नहीं है। तो ये सिक्योरिटी है जो, अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो हम लोगों के मन में चलता है, तो ये जैसे आप लोग इतना पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो इतना पढ़ाई करके आप लोग आगे क्या करोगे? इनकम ही तो करना है। सबके मन में ही तो है ना कि अपने पैरों में खड़ा होना है और फाइनेंशियली सिक्योर्ड बनना है, यही सबके दिमाग में चलता है। तो अगर फाइनेंशियली आपको सिक्योर्ड होना है तो कैसे होगा, मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुको। ओके, तो ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ने सबकी कैसे कैसे ठीक करोगे? तो यहाँ पर बात हो रहा था कंट्री का, ये जो सेबी का बात मैं कर रहा हूँ, ये हमारा आपका बात सिर्फ नहीं है, ये पूरा कंट्री का बात है। और पूरा पूरा इंडिया, पूरा इंडिया का फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पूरा इंडिया का फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये देखता है, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहले ये तो सिर्फ नजरदारी करने के लिए ही होता था कि आप देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट बाद में इनका पावर बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। और मैं आपके बताऊंगा कि आगे जाके आप सेबी में भी अपना करियर को कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हो। सेबी आज के डेट में वन ऑफ द मोस्ट टॉकेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब आरबीआई जैसे हर बात में आते हैं, अगर आरबीआई के बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा फंक्शन कर रहा है अभी करेंटली, मतलब सबसे ज्यादा नहीं बोलूंगा, मतलब करंट, मतलब कॉन्करेंटली एक साथ कर रहा है, सेबी, आरबीआई, ये लोग नहीं होगा तो इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा। मतलब इनका रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंट्री अपना फाइनेंशियल एनवायरनमेंट को उतने अच्छे से नहीं बिल्डअप कर पाता, क्योंकि वहां पर सेबी जैसा, आरबीआई जैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आप जरूर जानते होंगे, कुछ कंट्रीज के बारे में, लाइक अफ्रीकन नेशंस, है ना, लाइक अफ्रीकन नेशंस, वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे नेशंस है, लाइक जिम्बाब्वे का अगर मैं बात करूं आपके साथ, इवन आप पाकिस्तान को ही देख लो, पाकिस्तान का हालत काफी खराब है। वो हमारा एनिमी हो सकता है, बट कोई भी कंट्री आपके सामने अगर हो, उसका फाइनेंशियल डेवलपमेंट आपके लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि फालतू का तंग नहीं करेगा।
ठीक है, फालतू का तंग नहीं करेगा, उसको ये नहीं लगेगा जैसे पाकिस्तान में लोगों को सिखाया जाता है आज अगर पाकिस्तान गरीब है तो उसका कारण इंडिया है। तो ये जो एक एजुकेशनल पैटर्न है पाकिस्तान में बच्चा बच्चा को सिखाया जाता है और उसी के कारण इतना ज्यादा टेरर। हाँ, मतलब बच्चा बच्चा से सीखते हैं फिर टेरर। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ है, ये टेरर का सबसे बड़ा जड़ क्या है बोलो तो, टेरर का जो कश्मीर में जो हो रहा है, ठीक है, मतलब ये जो टेरर टेरर सिस्टम है जो भी हो, मैं टेरर में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सीरियसली कश्मीर का इश्यू अच्छा नहीं है। कश्मीर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ का लोकल्स के साथ भी खराब हो रहा है। इंडियन आर्मी अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं बट वो उसको भी प्रॉब्लम है क्योंकि कश्मीर वॉज ऑलवेज इंडियाज पार्ट, ऑलवेज। आप हिस्ट्री देख लो, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम यही है, ये पाकिस्तान का कहना है कि भाई ये हमारा है, ठीक है, लेकिन कैसे हमारा है, सिर्फ 47 के टाइम पे कुछ बात हुआ था उसमें भी उसका नहीं था। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा कि ये मैं पॉलिटिक्स में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा बात का कहने का सिंपल कारण है कि ये फाइनेंशियल कंडीशन जो मतलब टेरर से लेके कश्मीर से लेके अब एक सिंपल हम लोग प्लेन्स पे रहते हैं मैक्सिमम, ठीक है, मतलब जो प्लेन्स ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, हर एक जगह में फाइनेंशियल जो भी मैटर है वो सभी सारा का सारा मैटर मतलब सेबी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से मैटर को हैंडल कर रहा है। चलो अब लोग डायरेक्टली पहुंचते हैं हम लोग के जो स्टडी मैट है उस पे जाते हैं सॉफ्ट कॉपी में। ओके, अच्छा, जो स्टोरी था बैकग्राउंड था थोड़ा समझ में आया, सेबी का मतलब मेन फंक्शनैलिटी क्या है? हेलो, हाँ सर। ओके, तो देखो अभी थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI was established by the Government of India on 12th April 1988 and given statutory power 1992 with SEBI Act 1992 being passed in the Parliament. The SEBI Act 1992 has come into the force with effect from 30th January 1992. तो ऐसे तो ये एस्टेब्लिश तो हुआ था 1988 में, बट मतलब मेरे जन्म से 2 साल पहले, और इसका स्टैट्यूटरी पावर आ गया मेरे जन्म के 2 साल बाद, ठीक है, 30 जनवरी 1992 में इसका पावर आया। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि इंडिया में जो कंपनी लेवल में डेवलपमेंट हुआ वो मेनली 1990s के बाद हुआ है ना। मतलब मेरा जन्म एक बहुत अच्छा टाइमिंग में हुआ था, मतलब मेरे जनरेशन में बहुत लोग हैं, तो ये 1990s के बाद जो इंडिया में हुआ ना, ये काफी चेंजेस एक लाया इंडिया में, ठीक है। तो उस टाइम से ही इंडिया में एक नया नया दौर चालू हुआ और अब फिर से एक दौर आ गया, जानते हो, 2020, जहां आप लोग भी खड़े हो, मैं भी फिर से खड़ा हूं। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह टाइम है और हमारे लिए भी ये 2020 फिर से एक नया सोच का जगह है। सेबी का भी फंक्शन चेंज हो जाएगा। SEBI is an authority to regulate and develop the Indian capital market and protect the interest of investor in the capital market। मतलब हम लोग जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, ये हमारा इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्टर है, हमारा इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्टर है। ऐसा नहीं कि भाई तुम पैसा दो तुम्हारा पैसा हम बचा के रखेंगे, वो नहीं होगा। हमारा पैसा सही जगह में जा रहा है, उसका सही यूटिलिटी हो रहा है, ये सब देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज हैज बीन रिपील्ड बाय द सेबी, एन ऑथोरिटी अंडर कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, मैं बार बार पॉलिटिकल मैटर पे बात क्यों करता हो जानते हो? हाँ, मैं बार बार करता हूँ, आप लोग ये चीज गौर करेंगे कि मैं रोज हर एक क्लास में, चाहे हम इकोनॉमिक्स का क्लास कर लूँ, चाहे हम लॉ का क्लास कर ले, चाहे हम अकाउंट्स का क्लास कर ले, मैं हर दिन एक चीज में बात कर ही लेता हूँ, दैट इज पॉलिटिक्स पे। पॉलिटिक्स पे मैं बात करता ही करता हूँ। और कोई कोई शायद सोचता होगा कि इसका क्या रीजन है यहाँ पर फालतू में सर पॉलिटिक्स को क्यों खींच रहा है। अगर आप पॉलिटिक्स को नहीं समझोगे तो फिर इंडियन इकोनॉमी को कैसे समझोगे? आप लोगों को पता है ना 1947 में क्या हुआ था? 1947 में क्या हुआ था? 1947 में ये अपना एक देश था, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, आप लोग गुस्सा मत होइयो कि सर मैं आप हुआ नहीं बोल के चिल्लाना मत, बस आपको एक छोटा सा मैं डेमो दिखाना चाहता हूँ। एक सेकंड, कोई ज्वाइन कर रहा है। देखो 47 का पॉलिटिकल सिचुएशन देखो, तो सेबी का फंक्शनैलिटी कब से चालू हुआ और सेबी का इंपॉर्टेंस कब से चालू हुआ, आपको एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। ये है क्या, ये इंडिया का पार्ट है, ठीक है, ये इंडिया है। लेकिन 47 का इंडिया ना ऐसा नहीं था, जानते हो।
47 का इंडिया यहाँ ऐसा नहीं था। 47 का इंडिया थोड़ा अलग था। 47 का इंडिया थोड़ा अलग था। ये एक एरिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देयर इज एरिया, ठीक है, ये एक एरिया है, ठीक है, दिस इज बांग्लादेश। ज्यादा पुराना बात नहीं है, जस्ट बस 60-70 ईयर्स बैक, ठीक है, बांग्लादेश, दिस इज द एरिया जो बंगाल का पार्ट है, ठीक है, बंगाली ओरिएंटेड पीपल रहते हैं। मजहब को छोड़ देते हैं अभी, हाँ, अब हिंदू मुसलमान मत करना, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कि कौन कौन सा लैंग्वेज में बात करते हैं, उसी उसी से डिपेंड करता है उस एरिया का नाम क्या है, ठीक है। ये बांग्लादेश में भी बंगाली रहते हैं, सब बंगाली है, कोई वहां पर कोई दूसरा भाषा में बात ही नहीं करता। नेशनल लैंग्वेज भी है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, और एक एरिया है, देख पा रहे हो ना, इस एरिया भी हाँ भारत ही सर। है। ये एकदम इंडियन मेन लैंड है, यहीं से इंडिया चालू हुआ था। इंडिया का जो जन्म है, इंदास वैली यही है, जो सिंध रिवर है ना, वो वही है। लेकिन ये जो हमारा इंडिया का मेन हिस्सा है, दैट इज इंदास वैली, ये इंदास वैली पाकिस्तान हो गया। हे भगवान, कैसे हो सकता है, मतलब पॉलिटिकल ड्रामा हो गया सर। मुझे बहुत दुख है इस बात का, और आज इंडिया का उसी के कारण, जो भी, चाहे इंडिया का हालत हो, चाहे बांग्लादेश का हालत हो, चाहे पाकिस्तान का हालत हो, ये जो इसको कहते हैं सब कॉन्टिनेंट, आप लोगों को पता होगा, ये सब कॉन्टिनेंट का मतलब खराब होने के पीछे जैसे बार बार हम लोगों को लूटा गया, ये तो एक रीजन है ही, लेकिन लास्ट 70 ईयर्स में ये फॉरेनर्स, मतलब स्पेशली ब्रिटिश, हम लोगों को छोड़ के तो गया, लेकिन ब्रिटिश जाने के बाद जो लोग इंडिया को मेंटेन किया, आप लोग प्लीज समझना हिस्ट्री को, ब्रिटिश जाने के बाद जो लोग इंडिया का कंट्रोल लिया, या फिर इंडिया को बांटा, स्पेशली कोई बोलेगा कि सिर्फ बहुत प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम आज कौन सा कम है, आज कौन सा लोग नहीं मर रहा है, और कुछ दिन वेट कर लेता, कम से कम बंटवारा तो नहीं होना चाहिए था, घर का हिस्सा इस तरह से बंटना नहीं चाहिए। एक कंट्री को जोड़ने बनाने में कितना टाइम लग जाता है, कितना महान महान सम्राट लोग, राजा लोग इतना बड़ा कंट्री को, मतलब इंडिया को बना के रखा था, क्योंकि हम सबका मतलब क्या बताऊं सर, सबका कल्चर सेम था, मेनली बात यही है कि सबका कल्चर सेम था, सबका सोच सेम था। जैसे यूरोपियन नेशंस में सबका सोच एक इवन जगह में एक सेम है, तभी वो यूरोपियन नेशंस कहलाते हैं। और ये पूरा एरिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबका कल्चर सेम था, ये सबका कल्चर तो सेम था, लेकिन सबको बनाना इतना आसान नहीं था। बट ये देखो, पाकिस्तान यहाँ से जन्म ले लिया, और जैसे ये पाकिस्तान बन गया, पूरा का पूरा इंडिया खंड खंड हो गया। उसमें यहाँ पर एक इशू चल रहा है, यहाँ एक इशू चल रहा है, चाइना इसको क्लेम करता है, पाकिस्तान इसको क्लेम करता है। सर कहना क्या है, तो बार बार मैं ये सब छोटा छोटा चीज, सर देखो ना, 47 के बाद पाकिस्तान का हालत गड़बड़ हो गया। बांग्लादेश तो 71 में पाकिस्तान के पार्ट था ना बांग्लादेश, इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। देखो जस्ट इमेजिन कि देश का बंटवारा हो रहा है, पाकिस्तान इधर एक वेस्ट पाकिस्तान, इधर एक ईस्ट पाकिस्तान, मतलब क्या 47 में हो क्या रहा था पता नहीं। ये ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश बांग्लादेश नहीं था। अब सवाल क्या है, सवाल यही है कि यहाँ पर पाकिस्तान, ये 71 में बांग्लादेश अपना आपको पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट किया विद द हेल्प ऑफ इंडिया। बेसिकली इंडिया ने ही हेल्प किया पाकिस्तान के साथ युद्ध करके कि भाई ऐसा जायज नहीं है। मतलब पहले तो 47 में आप गलती करते हो, फिर गलती सुधारते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। अब सवाल ये कि 47 के बाद ये जो इकोनॉमिकल कंडीशन, वार सिचुएशन को टैकल करना, ये सारा का सारा खेल 47 में हुआ। इसीलिए 47 में एक फाइनेंशियल कंट्रोलिंग एक्ट भी बनाया गया, ताकि आगे जाके हम लोग फाइनेंशियल कंट्रोल कर सकते। फाइनेंशियल कंट्रोल एक्ट भी 47 में बनाया गया। आप लोग समझ पा रहे हो? हेलो, थोड़ा गहराई में हाँ बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा हाँ सर। गहराई स्टार्टिंग में दे रहा हूँ, ताकि आप लोग समझा करो। सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके, डेटा लेके कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। आगे का जो सिचुएशन होने वाला है ना करियर का, उसमें सिर्फ डेटा और इन्फॉर्मेशन से आप लोग कुछ नहीं बन पाओगे। अगर इस डेटा इन्फॉर्मेशन का पीछे का स्टोरी और आगे क्या होगा, ये दोनों को आप लोग जोड़ पाओ, तो आप लोग कहीं तो पहुंचोगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप, हम भी जिंदा रहेंगे, आप भी जिंदा रहेंगे। आप लोग देखना, अगर आप लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन लोगे, कुछ काम का नहीं, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के पीछे क्या कहानी था और आगे क्या होने वाला है उस कहानी का, क्योंकि देखो पीछे का कहानी पता होता है ना, तभी आगे का कहानी भी पता होता है। जैसे आप लोग अपने घर में भी देखते होंगे कि आपका दादू या ग्रैंडफादर, जो भी नाम बताओ, ग्रैंडफादर ने क्या करके गया था, फिर आपके फादर ने क्या किया, और फिर आप क्या कर रहे हो, ठीक है। इससे डिपेंड करता है कि आपका फैमिली कंडीशंस का फाइनेंशियल सिनेरियो, हाँ या ना।
किसी का अगर फादर का कंडीशन खराब होता है, हेलो, किसी का फादर का कंडीशन फाइनेंशियली अगर वीक होता है तो मैक्सिमम केस में वो अपने ग्रैंडफादर को दोषी मानता है, मतलब अपना पापा को, मतलब फादर अपने पापा को, और जो पोता है वो बोलता है कि दादू ने ऐसा करके गया था बोल के आज फादर का कंडीशन खराब है। ऐसा होता है कि नहीं होता? घर घर में ऐसे कहानी है, घर घर की कहानी। एम आई राइट और रॉन्ग? प्लीज टेल मी। हाँ सर। ये घर घर की कहानी है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये मैं बार बार इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और 47 के बाद के इंडिया के बारे में इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि 47 से पहले तो लास्ट 500 ईयर्स इंडिया इंडिया था ही नहीं, किसी ना किसी के अंडर में था। 47 के पहले 500 ईयर्स बैक इंडिया इंडिया था ही नहीं। तो 500 साल बैक में इंडिया इंडिया था ही नहीं, मतलब इंडिया किसी ना किसी रूलर के अंडर में था, या तो मुगल या तो ब्रिटिश। इसलिए 500 बैक में जाके दिमाग खराब तो नहीं करना है, वो तो उसमें दिमाग बहुत खराब हो जाएगा। लेकिन कम से कम आफ्टर 47, हेलो, आफ्टर 1947 कुछ तो अच्छा करे। तभी ये सेबी वगैरह उसी टाइम से प्लानिंग हो रहा था, लेकिन 47 में तो बन नहीं पाया, बनते बनते 88 हो गया, अप्लाई होते होते 92 हो गया। समझ पा रहे हो? हेलो। हाँ सर। ओके। तो बस थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता रहा था, जैसे आपको भी पता होना चाहिए आपका फैमिली बैकग्राउंड, सिमिलर वे में आपको ये भी पता होना चाहिए इंडिया का फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एटलीस्ट आफ्टर 1947, एटलीस्ट कम से कम, मतलब 1947 के टाइम से अभी का हालत तो पता करो। चलो कोई बोलेगा मेरे को 500 बैक में कोई रुचि नहीं है, ठीक है, रुचि मत रखो, बट जरूरी है कि आपका कंट्री कहाँ से बना है, किस तरह से बना है, अगर उसमें भी आप जा सकते हो, मतलब बियॉन्ड 500 ईयर्स, तो वो भी आपके लिए बहुत कारगर होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि रियल इंडिया क्या है। आज दुनिया भर में हम लोग अपने आप को थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता है। डू यू ऑल नो दैट इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता है? हेलो। यस सर। हाँ, इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता है। मुझे ये सुनते इतना चिढ़ आता है ना, मैं बस सोचता हूँ कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता है, और हम लोग, जो लोग हमें थर्ड वर्ल्ड बताते हैं ना, हम लोग उनका ही तलवा चटना पसंद करते हैं। मतलब मैं यूएस और यूरोपियंस का बात कर रहा हूँ, यही लोग हम लोगों को थर्ड वर्ल्ड बताते हैं, और हम लोगों का हालत भी थर्ड वर्ल्ड जैसा ही है करेंटली। मैं इसको नकारा तो नहीं सकता, मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं वो लोग झूठ बोलता है, लेकिन इनके पीछे इनका भी बहुत बड़ा राज है ना। ये लोग तो हमारे पैसे से अपना पैसे को बनाया, स्पेशली यूरोप का बात करूंगा, नॉट यूएस। यूएस ने हम पे इस तरह से राज नहीं कर पाया, यूरोपियन नेशंस। तो हमको थर्ड वर्ल्ड बनाने के पीछे आप तो हमारे पैसे में खा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, फिर उसको भी भूल गया मैं, चलो उससे भी भूल गया, लेकिन कम से कम इंडियंस का तो सोचना चाहिए, जो आज भारतीय हैं, कि भाई हम थर्ड वर्ल्ड नहीं रहेंगे और इन लोगों हम लोग को थर्ड वर्ल्ड बताने नहीं देंगे। आप लोगों को पता है वो मंकी गेट कहानी पता है आपको, हरभजन सिंह का? डू ऑल नो हरभजन सिंह? हेलो। हाँ सर। हरभजन सिंह को जानते हो? किसी ने नाम नहीं सुना? अरे बड़ा पगड़ी वाला हाँ टर्मिनेटर है हम सर। लोग का, हाँ इंडियन सर क्रिकेटर, जानते हैं। फेमस, बड़ा फेमस क्रिकेटर है, हाँ सर दमदार क्रिकेटर। जानते हैं सर। हाँ, हरभजन सिंह एंड्रयू साइमंड के साथ क्या किया था? एंड्रयू साइमंड्स के साथ क्या किया था? साइमंड्स, ये ऑस्ट्रेलियन, फेमस ऑस्ट्रेलियन प्लेयर था, ऑलराउंडर था। ये एंड्रयू साइमंड्स, इसको हरभजन सिंह को बोल दिया था ब्लडी थर्ड इंडियंस, इस तरह से कुछ बोल दिया था, ब्लडी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, हाँ तुम लोगों को क्या तमीज आता होगा, ऐसा कुछ बोल दिया था। फिर हरभजन ने उसको बोला था बंदर उसको बोल दिया था बंदर। और ये केस इतना जोर का चला कि मतलब लास्ट में इवन सचिन कुंबले तक बोला था कि अगर ज्यादा बात चलेगा तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से ना खेल के आ जाएंगे। इसको फेमस मंकी गेट इशू बोला जाता है, मतलब वो सरदार छोड़ता नहीं है कभी भी किसी जगह में। मंकी गेट इशू था, आज भी वो चक्कर होता है। साइमंड्स और हेडन के साथ हुआ था मंकी गेट इशू, दोनों मिलके, कोई थर्ड वर्ल्ड बोला था, कोई मंकी बोला था। हाँ, इस तरह से पूरा हरभजन सिंह अकेला, और बाद में सचिन भी, मतलब पूरा हरभजन सिंह को ना पूरा सपोर्ट किया था सचिन का, अनिल कुंबले उस टाइम पे था, पूरा बड़ा जोर का हुआ था। मतलब ये हरभजन सिंह का खून जैसे खोला था ना, हाँ हम लोग को थर्ड वर्ल्ड बोलने से हर एक का खून खोलना चाहिए। मैं तो तब से सोच रहा हूँ कि भाई क्या जिगर है कि थर्ड वर्ल्ड में, उस टाइम पे मुझे उतना पता नहीं था, 2007-8 का बात है, तब मैं हार्डली 11-12 में पढ़ता होगा। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि भज्जी क्या किया था। मतलब फाइनेंशियली अपवर्ड होना क्या जरूरी है, वो क्रिकेटर के हिसाब से भी उसको भी पता है, और हम लोग तो कॉमर्स में हैं तो हमें तो और पता होना चाहिए।
ओके चलो सर, बड़ा इधर उधर का बातें नहीं कर रहे हो? नहीं, एकदम इधर उधर का बातें नहीं कर रहे हैं, आज तो बड़ा जोश में है फाइनेंशियल लेवल में। ओके सर, आप ही क्वेश्चन कर लेते हो, आप ही जवाब दे देते हो सर, क्या करें, आदत सा पड़ गया है। सेबी हैज इट्स हेडक्वार्टर एट द बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ये बैंड्रा बोलते हैं इसको, लेकिन बेसिकली ये बैंड्रा अंग्रेज ने नाम लिया था। इस जगह का नाम बांद्रा है, बांद्रा। महाराष्ट्र में है, मुंबई का बड़ा फेमस जगह है। ठीक है, सेलिब्रिटीज लोग रहते हैं नॉर्मली। हाँ, बैंड्रा, बैंड्रा स्टेशन भी है एक। तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई एंड हैज द नॉर्दर्न, ईस्टर्न, साउदर्न एंड वेस्टर्न रीजनल ऑफिस इन न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इस तरह से पूरा ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह में, जैसे हम लोग अगर अभी कोलकाता में हैं तो कोलकाता में इसका ईस्टर्न हेडक्वार्टर है। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज वाज द रेगुलेटरी अथॉरिटी बिफोर सेबी केम इनटू एग्जिस्टेंस। इट डिराइव्ड अथॉरिटी फ्रॉम द, अच्छा जब सेबी नहीं था तब कौन था? हेलो, ये एक सवाल है। जब सेबी नहीं था इंडिया में, तब इंडिया का कैपिटल इशू को कौन संभालता था? ये संभालता था सीसीआई, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल एसेट। सेबी से पहले था, बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, प्लीज इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सेबी से पहले इंडिया का फाइनेंशियल मैटर को कौन संभालता था? जो 1947 वाला एक एक्ट था, इट डिराइव्ड अथॉरिटी फ्रॉम द कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। द सेबी is managed by board which consists the following। सेबी को कौन मैनेज करता है? देखो थोड़ा, सेबी को कौन मैनेज करता है। आज मैं सेबी से काफी बात बताऊंगा आप लोगों को। SEBI is managed by a board which consists the following: a chairman who shall be appointed by the central government and shall be person of ability, integrity and standing in the field of security market, law, finance, accountancy, economics, administration, etc. You all understand this point कि अगर किसी को सेबी के हेड में जाना है या सेबी में अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, जो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा जगह है, लेकिन फिर भी एक दुख का बात बताऊं कि कॉमर्स वाले बंदे ना अपने आप को इतना छोटा समझ लेता है कि वो ना लास्ट में ग्रेजुएशन कर लेता है, बीकॉम कर लेता है, फिर एमकॉम कर लेता है और फिर ना कॉम्पिटिटिव का तैयारी करना चालू कर देता है। और जो साइंस वाले बंदे होते हैं ना, वो क्या करता है, वो पहले इंजीनियरिंग वगैरह बहुत कुछ कर लेता है। ठीक है, इंजीनियरिंग, मेडिकल बहुत कुछ कर लेता है और फिर बाद में ना सेबी में आ जाता है। थोड़ा बहुत आईआईएम ट्राई कर लेता है या फिर कुछ नहीं तो ये सब में ट्राई करके मैनेजमेंट करके फिर सेबी में पहुंच जाते हैं। दुख का बात समझ रहे हो? जो बचपन से सेबी के बारे में सुना जाना, वो सेबी में नहीं गया। जो बाद में इंजीनियरिंग करा, डॉक्टरी करा, वो बाद में क्या सोचा कि भाई डॉक्टर इंजीनियरिंग में तो कुछ हो नहीं रहा है, एक काम करते हैं, मैथ फाइनेंस अच्छा, मैथ तो अच्छा है मेरा, तो फाइनेंस तो समझ ही जाएंगे, आईआईएम में चांस लगा लेते हैं। आईआईएम समझते हो ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एमबीए का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है इंडिया में। नाम सुने हो आप लोग? ये नॉर्मली एमबीए इन फाइनेंस, मार्केटिंग यही सब कराते हैं, तो ये लोग एमबीए इन फाइनेंस वगैरह करके यहाँ पर आ जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग कॉमर्स में है, कोई नहीं पता उनका अपॉर्चुनिटी कहाँ है, बट दूसरा फील्ड का लोग आगे आके यहीं पर अपना राज जमा लेता है। बट आप लोग ऐसा मत होने दो प्लीज। तो लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ये सब सारा का सारा मैटर में आपको नॉलेज होगा, तब जाके आप सेबी जैसे इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप, बिल्डअप या फिर वहां पर अपना एस्टेब्लिशमेंट बना सकते हो। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि आप लोग एक लोग राइट फील्ड में हो। ठीक है, मतलब शेयर मार्केट, इकोनॉमी को समझना है तो ये सारा का सारा सब्जेक्ट में अपना दम दिखाना पड़ेगा। और एकदम लीगल जगह है। जो लोग एलएलबी विद कॉमर्स में काम करते हैं, वो लोग भी आगे आके अगर उसका फाइनेंस का नॉलेज साथ में हो तो लॉ के साथ फाइनेंस को मिला के वो एक अच्छा करियर बिल्डअप कर सकता है। 2 members from amongst the official in the Ministry of the Central Government dealing with the finance and administration of the Companies Act 2013, who shall be nominated by the central government. 1 member from amongst the official of RBI, who shall be nominated by RBI. आप समझ पा रहे हो ना कैसे होता है? 1 member from amongst the official of RBI, who shall be nominated by RBI. RBI से कोई एक मेंबर होगा जो यहाँ पर आ सकता है। 5 other member, out of which at least 3 members shall be whole-time member, who shall be the appointed by the central government. They shall be person of ability, integrity, standing in the field of security market, law, finance, accountancy, economics, administration, etc. ऐसा नॉलेज किसके पास ज्यादा होता है? ये CS, CMA और कुछ नहीं तो IIM वाला MBA।
लेकिन ये जो सब्जेक्ट के बारे में बात चल रहा है, ये सब सब्जेक्ट किसके पास होता है? चार्टर्ड के पास होता है, कंपनी सेक्रेटरी के पास होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास होता है। वो लोग यही सब सब्जेक्ट पढ़ के तो अपने आप को बिल्डअप करते हैं। तो वही बोल रहा है कि अगर किसी 5 अदर मेंबर, जो भी टोटल मेंबर्स होते हैं, उनके पास ये वाला एबिलिटी होना जरूरी है। अब लोगों को क्लैरिटी आ रहा है? सेबी के चेयरमैन पोस्ट में या सेबी का मेंबर, मतलब जो सेबी का जो गवर्निंग मेंबर होते हैं, उसमें जाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप लोग एकदम राइट फील्ड में हो। अगर किसी को आगे जाना है तो एक ये भी एक जगह है। सर फंक्शन वो बोलो। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? इतना देर से नहीं बोले सर अभी अभी वो कनेक्शन थोड़ा चला गया था। ओके ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी नो सर। यस सर आया है। ओके, तो सेबी का पूरा हिस्ट्री समझ गए। सेबी का चेयरमैन मैनेजमेंट में क्या हो सकता है वो भी पता चल गया कि सेबी में मैनेजमेंट में क्या हो सकता है, कौन सर चेयरमैन। नहीं आया सर। क्या बात कर रहे हो? नहीं आया। बाकी सबका आ रहा है या फिर सिर्फ अरिजीत का ऐसा हाँ हाल है? सर आ रहा है। हाँ सर सर। आ रहा है। अरिजीत एक काम कर बाबू, थोड़ा सा रीजॉइन कर। नहीं सर, नहीं सर। हाँ सर, आ रहा है। अरिजीत, अरिजीत ही था या हेम था? कौन था जिसका नहीं आ रहा था? साउंड मुझे दोनों जैसा लगा। हेम भी ऐसा ही बात करता है। हेलो, कहाँ चला गया कोई? नहीं सर, मेरा आ रहा है सर। ओ ये हेम का साउंड है ना? हाँ ठीक है। यस सर। ओके, अगे तो फिर वो अरिजीत ही था। तो अरिजीत तू फिर से रिजॉइन कर, हो जाएगा। ओके, तो सेबी का पूरा मतलब हिस्ट्री एंड मैनेजमेंट के बारे में तो समझ गए। अब बात कर लेते हैं कि ये फंक्शन क्या करते हैं। ठीक है, सेबी का फंक्शंस क्या है, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल बातें होंगे। फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ सेबी में बात करो। द प्रीमेबल ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड इंडिया इज। इसका प्रीमेबल क्या है, मतलब इसका जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, अगर आप मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अगर तुम बाहर निकालते हो तो उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात इसे इंस्टीट्यूट की किताब में, सीएससीएस की किताब में ऐसे सिर्फ लिखा नहीं है, ये सेबी का जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस बना है उसमें ये चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा है? टू protect interest of investors in securities and to promote the development of and to regulate the security market and for matter connected there with or incidental thereto। मैं बार बार बताता हूं आप लोगों को कि सिक्योरिटीज का मतलब बेसिकली फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब जो भी स्टॉक मार्केट में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको उनका इंटरेस्ट को देखना, उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इंटरेस्ट मतलब वो वाला इंटरेस्ट नहीं जो बैंक वाला इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब वो जो इन्वेस्ट कर रहा है उनका जो आग्रह है उनको प्रोटेक्ट करना ताकि वो फिर से आए। ठीक है, वो इंटरेस्ट का बात हो रहा है। मतलब बेसिकली कैपिटल वाला जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट अगर इनको मिलता जाएगा तो इन्वेस्टर बार बार इन्वेस्ट करेगा। सिंपल बात है। लेकिन उनका पैसा इधर उधर ना हो जाए, उनका पैसा मारा ना जाए, ये भी देखना सबसे बड़ा काम किसका है? सेबी का है। मतलब इंटरेस्ट का मतलब दोनों एंगल से आप सोच सकते हो। अगर उनको जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। हेलो, शेयर मार्केट में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या मिलता है? शेयर मार्केट में कंपनी का इक्विटी खरीदते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी का इक्विटी, मैं आज को आप बताऊंगा, आईपीओ बताऊंगा। कंपनी का इक्विटी परचेस करते हो तो इक्विटी, जब आप इक्विटी शेयर होल्डर हो जाते हो तो बदले में आपको क्या मिलेगा? कंपनी विल प्रोवाइड यू, कंपनी विल गिव यू डिविडेंड। कंपनी आपको डिविडेंड देगा, डिविडेंड पे करेगा। और डिविडेंड बेसिकली कंपनी का प्रॉफिट का पार्ट है। तो ये भी एक तरह का इंटरेस्ट ही मान सकते हो, बट हाँ लीगली दिस इज नॉट कॉल्ड इंटरेस्ट, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। लेकिन अगर मानो कि आप किसी बैंक में पैसा रखते हो या फिर किसी गवर्नमेंट बॉन्ड पे पैसा रखते हो तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो मेरा कहने का मतलब एकदम सिंपल है कि मानो कि आप एक इंसान हो जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आप मार्केट में पैसा डाल रहे हो या आप पैसा डाल रहे हो हाथ से। ठीक है, आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो आप जब मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या चाहिए? आपको रिटर्न चाहिए। यू नीड अ रिटर्न।
तो ये रिटर्न, अगर आपको रिटर्न प्रॉपर वे में मिलता है, अगर आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होता है, आपका पैसा कोई नहीं मारा देता है, लाइक जैसे शारदा रोज वैली का केस बताया था, याद है? जैसे शारदा रोज वैली में लोगों ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो प्रॉपर मार्केट नहीं था, वो सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं था। हेलो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी जगह में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ आपको ही नहीं पता होना चाहिए, बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट, बीइंग अ शेयर मार्केट स्टूडेंट या फिर बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, ये आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है कि सोसाइटी में अगर कोई भी ऐसा है, क्योंकि हर एक इंसान इन्वेस्ट करते हैं, जानते हो, कम ज्यादा हर कोई करता है, उनको बताओ कि भाई कौन सा चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई इंस्टीट्यूशन, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब जहां रिटर्न देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर वो सेबी और आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है तो वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब नॉलेज आपको उनको देना चाहिए और आपको तो खुद रखना ही चाहिए। इसीलिए इंसान सर अभी नहीं दिखाई दे रहा है सर। ये भगवान, क्यों तुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? फिर से ज्वाइन किया, फिर से नहीं। एक मिनट रुक, फिर से ट्राई करता हूँ, पता रहेगी। सर दिखाई दे रहा है सर, हम लोग नहीं नहीं, उसको नहीं दिखाई दे रहा है। वो होता है सर, मेरे साथ भी हुआ था उस दिन। वो रीजॉइन 2-3 बार करेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं और एक बार कोशिश तो करता उसका हूँ। नेटवर्किंग नेटवर्किंग एयरप्लेन नेटवर्किंग मोड, इशू चल रहा होगा अभी एयरप्लेन मोड, हेलो हेलो, एयरप्लेन मोड करके और एक बार रिस्टार्ट करो। एयरप्लेन एयरप्लेन मोड करके रिस्टार्ट करो, 2-3 बार ज्वाइन करो, हो जाएगा। हाँ वही तो, सुनाई दिया? अरे क्या बोला? एरोप्लेन में डाल ज्वाइन करो। एयरप्लेन मोड करो और रिस्टार्ट करो डिवाइस को, और 2-3 बार ज्वाइन करो, ठीक हो जाएगा। मेरा भी हुआ था। अब शो हो रहा है, हम लोग को तो शो हो रहा है। ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ। देख अरिजीत, देख, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जो पोर्शन मिस होगा वो बाद में रिकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है? ओके चलो, इंटरेक्शन हो रहा था थोड़ा सा, तो आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा सा कि जो मैं बता रहा था कि एक इंसान जब भी किसी जगह में इन्वेस्ट करते हैं एज इंसान, तो वो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, आपका इंटरेस्ट जो है, मतलब चाहे वो कैपिटल का इंटरेस्ट हो या फिर आपका जो आग्रह है, अगर आपको इधर से इंटरेस्ट मिलता है ना, कैपिटल वाला इंटरेस्ट जो आपने इन्वेस्ट किया, तो आपका जो मन का आग्रह है, फिर से इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट है, उसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो दोनों प्रोटेक्शन, एक आपका माइंड का इंटरेस्ट और एक आपका एक माइंड का इंटरेस्ट, आपका मन का आग्रह होता है ना, एक आपका माइंड का इंटरेस्ट और आपका कैपिटल का इंटरेस्ट, ये दोनों प्रोटेक्शन ही सेबी आपको दे सकता है, कोशिश कर सकता है। ये तो करके ही देगा, मतलब आपका माइंड इंटरेस्ट तो दे ही देगा, क्योंकि आपका पैसा गलत जगह में ना जाए या फिर गलत तरह से मिसयूज ना हो जाए, इसका जरूर देखेगा। बट हाँ, सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन इज ऑलवेज देयर। आप लोग म्यूचुअल फंड का एड देखे होंगे टीवी में, म्यूचुअल फंड का एड में ये बात बहुत ज्यादा बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना? तो मार्केट रिस्क तो जरूर रहेगा, तो वो रिस्क तो आपको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, सिक्योर्ड जगह में है, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड में है, आरबीआई बॉन्ड में, जैसे रिसेंटली आरबीआई ने बॉन्ड इशू किया, ठीक है, तो गोल्ड बॉन्ड इशू किया, ठीक है, कुछ 5 ईयर्स के लिए या 10 ईयर्स के लिए, तो वो वेरी सेफ है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क को छोड़ के दूसरा हर एक चीज, मतलब ये आरबीआई का रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, सेबी का रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आपका पैसा इधर उधर ना हो। ओके, तो सेबी का और क्या है? सेबी has to be responsive to the needs of the three groups which the constitute the market. The issuer of the security, जो मार्केट में सिक्योरिटी को इशू करते हैं, the investors and the market intermediaries. The issuer of the securities मतलब मार्केट में, शेयर मार्केट में जो शेयर को लाता है ना, जो शेयर मार्केट में जो शेयर को लाता है, मतलब कंपनी का बात चल रहा है, इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज, जिसको शेयर मार्केट में अपना कंपनी को लाना है। मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ अभी। और दूसरा कौन होता है? इन्वेस्टर, जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरा कौन? इन्वेस्टमेंट को कंट्रोलिंग कौन करता है? ठीक है, इंटरमीडियरी, ठीक है, कंट्रोलिंग, मतलब इसमें मार्केट में पार्ट लेते हैं। तो देखते हैं ना कौन कौन क्या करता है। चलो एक आईपीओ का एग्जांपल लेते हैं, तो आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगा कि ये जो खेल है ना, द इश्यूअर ऑफ द सिक्योरिटीज, द इन्वेस्टर्स एंड द मार्केट इंटरमीडियरीज किस तरह से काम करता है। ये नॉर्मली शेयर मार्केट में डिटेल्स में मैं पढ़ाता हूँ,
जो लोग शेयर का क्लास किया है, जैसे मृत्युंजय को पता होगा, इवन प्रगति को भी पता होगा कि लास्ट दिन हम लोग इस पे बात कर रहे थे, इंटरमीडिएरीज वगैरह में बात हो रहा था, है ना? हाँ सर। ओके हाँ सर। तो देखो वही वाला भी ये शेयर मार्केट वाला हो गया। तो यहाँ पर उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा जरूर बोलेंगे क्योंकि सेबी का बात चल रहा है, तो उतना तो हक सबको बनता है, बेसिक है, सबको बनता है। तो कहाँ गया देखो, ये मैं आप लोगों के लिए पहले से रेडी करके रखा था आज, ताकि जरूरत के टाइम पे मैं शो कर पाऊँ आप लोगों को। सबसे पहले देखो तो दिख रहा है SBI कार्ड? हाँ बताओ। सर। हाँ SBI कार्ड दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। आप लोग हाथ से भी बड़ा कर सकते हो, ठीक है? ये SBI कार्ड है। SBI कार्ड क्या है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। ये SBI कार्ड का IPO है। ये IPO जब आया था आज से 2 महीना पहले, जब लॉकडाउन हुआ था उससे जस्ट मोस्ट प्रोबेबली वन वीक बिफोर या 2 वीक्स बिफोर आया था SBI कार्ड। SBI कार्ड एक बहुत लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में, बहुत बड़ा कैपिटल के साथ आया था। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कितना कैपिटल मार्केट में उठाने के लिए ये मार्केट में शेयर को इशू किया था। वो देखो यहाँ पर आपको अभी देखने को मिल जाएगा। आप लोग थोड़ा सा इसको जूम करो तो आपको ये बहुत छोटा, ये जो मैं अभी आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ ना, ये जो लोग CS वाले होते हैं ना, जो CS स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग CS बन रहे हैं उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ये जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो भी आप लोगों के सामने है, ये एक बहुत ही बड़ा एक प्रॉस्पेक्टस है। अब मैं आप लोग अगर कोई चाहोगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि एक्चुअल में ये CS को बनाना पड़ता है। इसको बोलते हैं DRHP, ड्राफ्ट, ध्यान से सुनना, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। सर सिंप्लीफाई करो ना, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। सर कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस होता है ना, स्कूल कॉलेज का, कोई भी स्कूल में एडमिशन करने से पहले आप स्कूल का प्रॉस्पेक्टस या कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस तो उठाते होंगे। ये वही है, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वो कंपनी का प्रॉस्पेक्टस होता है, लेकिन उसको सिंपल प्रॉस्पेक्टस नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, पूरा नाम है इसका। अब ये इसका जो ड्राफ्टिंग होता है, मतलब ये जो बनाया जाता है, ये CS का काम होता है। कंपनी सेक्रेटरी, प्लीज माइंड इट। आप लोगों का रियल लाइफ वर्क समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को कि आगे जाके आपको करना क्या है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा जगह है, और भी बहुत सारा काम होता है, लेकिन ये जो मैं आप लोगों के सामने भी बात कर रहा हूँ, ये कंपनी बिल्डअप करने का लीगल काम है। इसी में आजकल सबसे ज्यादा CS का फोकस इसी एरिया में होता है। ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है ड्राफ्ट, आप साइड करोगे तो आपको भी दिखेगा ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। नवंबर 26, 2019 में आया था। प्लीज रीड सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, जब कंपनी लॉ पढ़ोगे आप लोग, जिन लोग पढ़ रहे हो कंपनी लॉ, वो भी थोड़ा बहुत जानोगे, इंटरमीडिएट लेवल में आके और ज्यादा जानोगे। दिस ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस विल बी अपलोडेड अपॉन फाइलिंग विद द ROC। ROC कौन है? रजिस्टर ऑफ कंपनीज। 100% बुक बिल्डिंग ऑफर। मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को ये बुक बिल्डिंग क्या होता है। ठीक है, अच्छा क्या अरिजीत फिर से रिज्वाइन किया या अरिजीत है अभी भी? अरिजीत, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो उसी ने बार बार बोल रहा था सर IPO। ठीक है, वो बाद में सुन लेगा, बाद में छोड़ो। आप लोगों को मेरा बात समझ में आया जो बता रहा था? हाँ सर। ओके, देखो मैं अभी बहुत सारा बातें करना है वहां पर, कहाँ चला गया? तो SBI कार्ड में आप लोग देख सकते हो, SBI कार्ड में ये आवर कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड एज SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ये मेनली वही काम करेगा जो काम करेंटली आप लोग मुझे जवाब देना कि आप लोग मार्केट में डेबिट कार्ड तो यूज करते होंगे, ATM कार्ड घर पे देखे होंगे। अगर आप लोग का पर्सनल भी नहीं है तो पापा का या फिर किसी का तो होगा। उसमें आप लोग ज्यादातर देखे होंगे वीजा या मास्टर, देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, बताओ। हाँ सर। ये जो वीजा कार्ड एंड मास्टर कार्ड जो है ना, ये बेसिकली फॉरेन का है, ये US का कंपनी है। ठीक है, ये वीजा मास्टर कार्ड जो है इनको रिप्लेस करेगा SBI कार्ड। मतलब SBI का जो अपना डेबिट कार्ड होता है वो भी अभी करेंटली वीजा या मास्टर कार्ड से चलता है। तो वो टेक्नोलॉजी अभी SBI ने सीख लिया और वो अभी इंडिया में
सेम टाइप ऑफ सर्विस देगा जो अभी वीजा एंड मास्टर कार्ड इंडिया में देता है। और धीरे धीरे ये वीजा मास्टर का आप लोग देखना छोड़ दोगे और धीरे धीरे आपको हर एक कार्ड में एसबीआई कार्ड वाला दिखेगा। और उसमें आप लोग ये मत चौंक जाना कि एसबीआई कार्ड मतलब सिर्फ एसबीआई बैंक से ही मिलेगा। कोई भी बैंक आपको एसबीआई का, वो जैसे मास्टर कार्ड होते हैं, वीजा कार्ड होते हैं, वैसे एसबीआई कार्ड लिखा रहेगा। जैसे आजकल एक गवर्नमेंट का एक ऑलरेडी है अपना इंडियन गवर्नमेंट का, जो उतना टेक्नोलॉजिकली हाईफाई नहीं है, बट एक सिंप्लीफाइड सिस्टम में वो देते हैं। जो लोग पेटीएम में अगर किसी का अकाउंट है, बैंक अकाउंट, तो पेटीएम भी देते हैं। रूप पे नाम सुने हो? हेलो, हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। सर रुपए डेबिट, हाँ बोलो। तो एसबीआई कार्ड में वो क्रेडिट कार्ड भी आता है ना? हाँ, सब कुछ आएगा, हर एक तरह का कार्ड आएगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इच काइंड ऑफ, क्या मतलब वीजा मास्टर जैसे होता है, वीजा कार्ड मास्टर कार्ड डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है ना। तो जैसे वीजा मास्टर जिस तरह से होता है, वो है कार्ड का टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो प्लास्टिक कार्ड हम लोग यूज करते हैं, फाइनेंशियल प्लास्टिक कार्ड, वो टेक्नोलॉजी एसबीआई कार्ड मतलब मार्केट में लाया, उसके पास वो टेक्नोलॉजी है। अभी उसी बिजनेस को रोल आउट करने के लिए मतलब एसबीआई कार्ड नीड्स लॉट्स ऑफ मनी, और उसी के लिए स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ। वो आज का प्लान नहीं है, काफी दिनों का प्लान है। तो उसी के लिए वो मार्केट में आया है 2 मंथ्स बैक, लेकिन मार्केट में आने के बाद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन। जब से आया तब से लॉकडाउन। लिस्टेड हुआ था 755 के आसपास में, अभी तो करीब 590 के आसपास चल रहा है। अभी स्लो है, बट अगर जैसे ही इंडियन इकोनॉमी बूम करेगा ना, ये स्टॉक तो मतलब 1000-2000 क्रॉस करेगा। ये स्टॉक 1000-2000 क्रॉस करेगा, गारंटी। जो इसका भी सर ईपीएस भी बहुत अच्छा है सर। हाँ, अच्छा है, क्योंकि ये इंडिया में मोनोपोली कर लेगा, इंडिया में मोनोपोली कर लेगा। बस मतलब थोड़ा सा पीई ईपीएस बहुत अच्छा है प्राइवेट इसका। इक्विटी, हाँ, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, प्राइवेट इक्विटी रेशियो, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही, प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ही अच्छा है इसका। ओके, वो सब बातें अभी सबको समझ में नहीं आएगा, वो सब शेयर में बात करेंगे। अभी बस ये सब छोटा छोटा कुछ बात है जो चाहिए हम लोग को, वो देख ले। ये कितना पैसे के लिए आया था वो थोड़ा बात कर लेते हैं ना। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच ऑफ सेवी कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड ऑन दी कंपनी। अमाउंट कहाँ गया? इक्विटी शेयर्स बाय योर कंपनी, 500 मिलियन फ्रेश इशू, देख रहे हो, 5000 मिलियन, इतना पैसा मार्केट से उठाने के लिए आया। एंड ऑफर फॉर सेल अप टू 1,30,000, सॉरी गलत बोल दिया, 13 करोड़ इक्विटी शेयर्स, 13 करोड़ इक्विटी शेयर्स, इतना ज्यादा इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू कर रहा है। और भी बहुत सारा बाइफर्केशन है, वो सब बाद में सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, शेयर में सिखाऊंगा। अभी बस मैं आपको सिखा रहा हूँ कि वो जब भी मार्केट में आते हैं तो 5000 मिलियन मार्केट में टोटल वो उठाने के लिए आया था। ठीक है, उठा तो है थोड़ा बहुत, और भी आगे मार्केट में काम करते हुए चलेगा। ये आप लोगों के सामने मैं एक चीज देखो, रिस्क इन रिलेशन to the first offer, general risk, issuer and selling shareholder absolute responsibilities। मैं अभी आप लोगों को बोल रहा था ना कि अभी हम लोग जो यहाँ पर पढ़ रहे थे कि जब भी सेबी में कोई आता है तो इश्योर ऑफ द सिक्योरिटीज के बारे में बात हो रहा था, है ना। हेलो, आप लोग समझ पा रहे हो ना? मैं एकदम आप लोगों के सामने रियल लाइफ एग्जाम्पल उठा के लाया ताकि आप लोगों को मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर पाऊं कि ये सब थ्योरेटिकल बात जो आप लोग क्लास में बोलते हैं ना, ये थ्योरी है, थ्योरी है, ये कोई भी थ्योरी नहीं है, दिस इज अ रियल लाइफ वर्क। मतलब जो स्कूल में 11-12 लेवल में बिजनेस स्टडीज पढ़ाया जाता है, और जब आप लोग मतलब प्रोफेशनल पढ़ते हो तब उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट इन सीएस, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज इन सी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है नहीं। जैसे थ्योरेटिकल उसको बनाया गया है लोगों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में। अगर ये थ्योरी है तो मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, ये थ्योरी दिखा रहा हूँ आपको। इसी को देख के मृत्युंजय को पूछो, वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जब कोई भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना तो ये आईपीओ देखता है, वो ये पूरा लीगल नोटिस है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है। ये देखो कितना पेज का है, ये 485 का पेज का प्रोस्पेक्टस है। तो ये कोई थ्योरेटिकल बात हो गया क्या? इट्स अ रियल लाइफ प्रैक्टिकल फैक्ट जो स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। ठीक है, बचपन में समझ नहीं पाओगे, लेकिन एटलीस्ट मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी पढ़ाते हैं टीचर्स, वो कम से कम इसको थ्योरी बोल के तो ना पढ़ाए। इवन स्कूल टीचर्स ऑल्सो, कि भाई ये थ्योरी है, थोड़ा देख लो। स्कूल में नौकरी करते हो आप, तो आपको समझना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स को क्या बोल रहे हो, कि कम से कम इसका प्रैक्टिकलिटी आपको पता तो होना चाहिए। ठीक है, आपको शेयर मार्केट में बहुत माहिर नहीं होना पड़ेगा, बट एटलीस्ट आप मतलब यही सब चीजों को, सेबी का वर्क को आप थ्योरेटिकल बोल के, भाई एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सेबी का फंक्शन थोड़ा पढ़ लेना, सेबी का थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ लेना, ये कोई मतलब नहीं होता। मुझे गुस्सा इसलिए आता है। हाँ बोलो
सर ये बोलो। जो आईपीओ में सर बात हो रहा है, तो हाँ ओएफएस ऑफर फॉर सेल ओके इससे इंक्लूडेड होता है तो? हाँ हाँ, ऑफर फॉर सेल वो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में बात होता है, ठीक है। ऑफर फॉर सेल यहाँ पर भी अच्छा, है, ठीक है, यहाँ पर भी है, वो सब डिटेल्स में मतलब नहीं एसबीआई कार्ड के लिए ओएफएस नहीं रहेगा? हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है ये मतलब जो हमारे लिए आईपीओ है वो उस जो इशू कर रहा है उसके लिए ओएफएस होगा तो? हाँ ऑब्वियसली उसके लिए ओएफएस होगा। हमारे लिए क्या, ये कंपनी के लिए क्या है, कंपनी ये फर्स्ट टाइम मार्केट में इशू करता है, दैट्स वाई इसका नाम है आईपीओ, फर्स्ट टाइम हाँ इनिशियल, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम वो हाँ कंपनी पब्लिक से पैसा उठाएगा, दैट्स वाई नेम इज आईपीओ, ठीक है। ऑफर फॉर सेल भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। मतलब दोनों ही बोल सकते हैं? नहीं, ऑफर फॉर सेल उसके लिए होता है, जानते हो, ऑफर फॉर सेल ओएफएस जो आप बोल रहे हो ना, ऑफर फॉर सेल जो ऑलरेडी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं ना, जब कंपनी के एम्प्लॉय हाँ को कोई फर्स्ट टाइम इशू होता है, कोई कंपनी अपने अंदर से अपने एम्प्लॉय को देता है, तो उसको ओएफएस बोला जाता है, बट पब्लिक के लिए उसको आईपीओ कहा जाता है, ठीक है। जब पब्लिक के लिए ओके इशू सर। जो होता है वो आईपीओ है, और ऑफर फॉर सेल बेसिकली एम्प्लॉइज के लिए जो होता है वो एम्प्लॉय इशू कर सकता है, उसको ओएफएस कहते हैं। यहाँ पर ये जो है ना ऑफर फॉर सेल यहाँ पर हुआ था, हर एक आईपीओ के केस में ऐसा नहीं होता है, बट ये एसबीआई कार्ड के केस में ये ऑफर फॉर सेल हुआ था, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये मतलब एम्प्लॉय वो के सिर्फ लिए एम्प्लॉय के लिए होगा? हाँ एम्प्लॉय के लिए अलग से था, वो अपने एम्प्लॉय को थोड़ा सस्ता रेट में शेयर देता है, वो तब ऑफर फॉर सेल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा। ओके मृत्युंजय, मैं इतना डिटेल्स में सबको ना समझ नहीं आएगा, इसलिए ना मैं बहुत सारा बातें स्किप कर रहा हूँ, मैं बस ये रीडिंग प्रॉस्पेक्टस क्या है और ये सेबी किस तरह से आते हैं, ठीक है, क्या काम करते हैं सेबी, वही मैं बता रहा हूँ कि यही पूरा सेबी का काम है। मतलब ये जो ड्राफ्टिंग करना, सीएस का काम होता है ये ड्राफ्टिंग करना, और इसको पूरा का पूरा मतलब ये ऑथेंटिक है कि नहीं, इसमें क्या क्या लिखना चाहिए, ये सारा का सारा मैटर सीएस करते हैं, और इसको एज पर सेबी रेगुलेशन होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज एज पर सेबी रेगुलेशंस। मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखो, इशुअर एंड सेलिंग शेयर होल्डर्स एब्सोल्यूट रिस्पांसिबिलिटी, लिस्टिंग, ये देखो लिस्टिंग में अगर आप देखते हो, आप लोग देख रहे हो, मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत लोग ये सब चीज उतना समझ नहीं पाओगे, प्लीज देखा करो, प्लीज, मैं बार बार बोलूंगा, प्लीज देखा करो, बोर मत हो जाओ, क्योंकि ये बोरिंग चीज है ही नहीं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर देखो कि जब लिस्टिंग का बात आता है, द इक्विटी शेयर्स ऑफर्ड थ्रू द रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस आर प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वी हैव रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल्स फ्रॉम बीएसई एनएसई फॉर द लिस्टिंग, ठीक है, इनसे अप्रूवल लेना पड़ता है, ये देखो एज पर कंपनीज एक्ट लॉ में लिखा है तभी हो रहा है, ठीक है। और बाकी नीचे आप देख रहे हो BRLM दिख रहा है, बुक रनिंग लीड मैनेजर, आप लोगों को ये वर्ड दिख रहा है BRLM, हेलो, हाँ सर, हाँ सर। देखो एक वर्ड है यहाँ BRLM, बुक रनिंग लीड मैनेजर, ये कौन है, इसको बेसिकली कहा जाता है, मतलब इसको हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि इसको कहते हैं, अरे नाम में अभी क्या बोल गया, ओहो, मतलब जो बेसिकली मार्केट से पैसा उठा के देते हैं, कैपिटलिस्ट, ठीक है, मतलब इनको वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं बोलेंगे, इसको प्राइवेट इक्विटी फर्म नहीं, वो भी नहीं बोल सकते, अरे क्या बोलते हैं उसको, बोलो ना, मर्चेंट बैंकर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट बैंकर या मार्चेंट बैंकर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर और मार्चेंट बैंकर, ठीक है, मार्चेंट बैंकर, यही सब कंपनी है जो मार्केट में इनको पैसा उठा के देगा। देखो कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, देख रहे हो नाम में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एक्सिस कैपिटल, ये एक्सिस बैंक नहीं रे बाबा, ये कोटक का बैंक नहीं है, ये कोटक ब्रांड का है, लेकिन इनके पास पैसा होता है, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, बैंक नहीं, एक्सिस बैंक नहीं रे बाबा, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बोफा सिक्योरिटीज, डीएसपी मरिल लिंच का है, कंपनी का सब्सिडरी है, HSBC ये चाइना का है, हांगकांग संघाई बैंक ऑफ चाइना सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इसीलिए देखो इंडिया लिख के रखा है, क्योंकि चाइना का है लेकिन इंडिया में अपना एक ब्रांच है इसका, ठीक है, सबसे मतलब बिजनेस चलाते हैं। नोमोरा, मतलब आप लोग जब पढ़ाई कर रहे हो ना इतना सारा, आप लोग यही सब कंपनी में अगर अपना जॉब लगा सकते हो, अगर अच्छा नॉलेज के साथ निकलोगे एज ए CA में शेयर मार्केट प्रोफेशनल, तो ये सब कंपनी है आप लोग के लिए, ठीक है, तो आप लोग यहीं पर जाके अपना नौकरी कर सकते हो, अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हो और फिर अपनी लाइफ को बना सकते हो। नोमुरा भी ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, लिंक टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये सारा का सारा कंपनी बेसिकली आपका बुक रनिंग लीड मैनेजर है, और ये जो लिंक टाइम है रजिस्टर्ड टू द ऑफर, मतलब ये बेसिकली CS फॉर्म है, ये CS फॉर्म है, ये रजिस्टर करने में आपको हेल्प किया है, ठीक है, और ये सारा का सारा BRLM है, मतलब मार्चेंट बैंकर है, मतलब ये जो कंपनी को 5000 मिलियन चाहिए था ना SBI को, ये जो 5000 मिलियन इनको चाहिए था, ये पूरा का पूरा मार्केट से उठा देने का रेस्पॉन्सिबिलिटीज इतना सारा कंपनी का मिला जुला के, बहुत ज्यादा अमाउंट है इसीलिए मिला जुला के,
जब अमाउंट छोटा होता है तो एक दो कंपनी करता है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा है इसलिए थोड़ा ज्यादा कंपनी मिला जुला के है। सर बदले में इनको क्या मिलेगा? दे विल गेट कमीशन। इनको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा इनको। समझ पाया? सर बताओ, प्लीज बताओ, समझ में आ रहा है? BRLM कौन है? हाँ सर। ठीक है, किस हाँ तरह सर। से? फिर मृत्युंजय को समझ में आ रहा है और किसी को नहीं, और किसी का कोई साउंड ही नहीं आ रहा है। हेलो, बाकी लोग है या मर गया? है सर। आ रहा ओके है सर। ओके ठीक है। है। तो ये बेसिकली मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि देखो क्या क्या होता है, एक SBI क्या क्या कर सकते हैं, सर सेबी क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो, बीड ऑफर ओपन्स, ठीक है, ये जो ऑफर कितना दिन तक, जब भी कोई कंपनी मार्केट से पैसा उठाना चाहेगा तो वो कितना दिन ऑफर को ओपन रखेगा, कितना दिन उस कब जाके वो क्लोज होगा, ठीक है, ये सारा का सारा काम किसका है? सेबी का। ये देखो सेबी ICDR रेगुलेशन, सेबी कैप, ठीक है, सब सेबी पे डिपेंड होता है। कौन आएगा, मतलब कोई कंपनी लिस्टेड होगा या नहीं होगा वो सेबी के परमिशन पे डिपेंड करता है। सेबी परमिशन इज इम्पोर्टेंट इन ईच एंड एवरी केस, ठीक है। तो आप लोग अगर जैसे मानो कि आप लोग CA बन रहे हो, आप लोग CS बन रहे हो, CMA बन रहे हो, ठीक है, लीगल मैटर्स तो पूरा इनका काम है, फाइनेंशियल मैटर्स CA का एंड CS CMA का काम है। अगर आपको सेबी में डायरेक्टली इनका भी पढ़ाई होता है, NISM शेयर मार्केट का जो मैं क्लास लेता हूँ वो बेसिकली इसी का लेता हूँ, ठीक है, NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। जब CA CMA करने के बाद भी आपके पास फिर से ऑप्शन है, आप अभी भी कर सकते हो, अगर किसी के पास थोड़ा मौका है, टाइम है तो NISM का कॉलेज के साथ साथ भी कर सकते हो। और अगर आपको बाद में लगता है कि नहीं अभी नहीं, तो अभी जो है वो सब सर्टिफिकेशंस वाला है, लाइसेंसिंग वाला है, और बाद में सेबी का MBA भी होता है जो NISM के थ्रू से किया जाता है, ठीक है, MBA भी होता है सिक्योरिटी मार्केट का। मतलब आपको बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब काफी सारा प्रोस्पेक्टिव एरिया है जहाँ जहाँ आप लोग पढ़ाई भी कर सकते हो और आपका एरिया भी बना सकते हो। मतलब इतना बड़ा एरिया है तो सिर्फ एक पढ़ाई से आजकल होता नहीं है, क्योंकि वेरियस ऑफ वैराइटीज ऑफ नॉलेज चाहिए होता है, तभी जाके इतना सारा जगह आपके लिए बनाया गया। अब आप अपने अपने मनपसंद करियर बनाओ ना। कोई बोलता है क्या करियर बनाओ, लोग सोच में पड़ जाता है, अरे भाई इतना सारा है दिखाई नहीं देता क्या? ओके चलो, करियर के बारे में मैं तो एक सेमिनार अरेंज करूंगा, बोला वहाँ और डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको IPO समझा पाया ना कि बेसिकली एक IPO होता क्या है, ठीक है। इसमें ये पेज बहुत बड़ा है, जानते हो, इसमें बहुत सारे डिटेल्स है। जब भी ये कंपनी आता है ना, ये सब चीज़, ये देखो, ये सारा का सारा चीज़ बनाया जाता है। कहाँ चला गया? ओहो, इतना डिटेल्स नहीं चाहिए, थोड़ा कम करके दिखाऊंगा। सर बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो। सर जो कोई कंपनी लार्ज कैप बनेगा, स्मॉल कैप बनेगा या फिर कुछ बनेगा, ये क्या सेबी देखता है या फिर वो कंपनी का डिसीजन होता है? नहीं, ये तो कंपनी कैपिटल पे डिपेंड करता है। तुम बड़ा आदमी बनेगा, मतलब मीडियम आदमी बनेगा या छोटा आदमी बनेगा, बाई मनी, वो तो डिपेंड करता है तुम्हारे कैपिटल पे। उसका एक अमाउंट का डिटेल्स है कि कितना अमाउंट पे लार्ज कैप माना जाएगा, कितना अमाउंट पे स्मॉल कैप माना जाएगा, वो कितना तो अमाउंट चेंज हो गया ना लॉकडाउन के, इसलिए बोल रहा। चेंज हो जाएगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा, लार्ज कैप से मिड कैप हो जाएगा, मिड कैप से लार्ज कैप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मतलब मैं वो बताऊंगा, रेगुलेशन से भी हाँ वो सब सेबी पे डिपेंड करता है कि वो सेबी पे डिपेंड करता है कौन लार्ज कैप होगा, कौन मिड कैप होगा, कौन स्मॉल कैप होगा, ठीक है। फिलहाल छोड़ो उतना डिटेल्स, ठीक है। चल फिर से आ जाते हैं सेबी के फंक्शंस पे। ओके, तो ये था सेबी का जो भी बात हम लोग यहाँ पर सीख रहे थे उसको मैं डिटेल्स में आपको दिखाया, एकदम रियल लाइफ IPO निकाल के। अगर किसी को भी IPO पढ़ना है स्पेशली, मैं सबको बताऊंगा एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, ये आप लोग को अभी से थोड़ा बहुत पढ़ने का आदत होना चाहिए, तो आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आप लोग ऑनलाइन से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, अगर आपको नहीं मिलता है आप मुझे बताओगे तो मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगा। तो SEBI has 3 functions rolled into the one body affair, which are as follows: quasi-legislative, SEBI draft regulation in its legislative capacity; quasi-judicial, SEBI passes ruling and orders for its judicial capacity; and quasi-executive, SEBI conduct investigation and enforcement action in its executive functions. Legislative, judicial तो समझ में आया है,
लीगल मैटर्स पे बात हो रहा है, और एक होता है एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूशन में क्या होता है, मैं ये बात आपके साथ बताऊंगा। जो लोग आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हो, अकाउंट के और एक सब्जेक्ट भी होता है, जो लोग सीएस में पढ़ते हो वो लोग मेरे पास ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऑडिट। ठीक है, सीएस फाउंडेशन में ऑडिट था है, लेकिन नया जो सीएस है उसमें ऑडिट नहीं दिया गया, लेकिन इंटरमीडिएट वगैरह में जाके ऑडिट पढ़ोगे। तो ऑडिट वगैरह जो होता है ना, ये नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। ठीक है, ये चार्टर्ड का सबसे बड़ा एसेट है, ऑडिट करके अपना जिंदगी चलाते हैं, ही ऑडिटर का सबसे बड़ा खेल है। सीएस भी ऑडिट कर सकता है, इवन सीएमए के पास भी ऑडिट करने का मौका होता है, कॉस्ट ऑडिट करते हैं सीएमए वाले। तो सर कहना क्या चाहते हो, ये जो एग्जीक्यूशंस वाला बात है ना, इसी में मैं फोकस कर रहा था कि एक कंपनी फ्रॉड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मानो कि एक पीएल बना, ठीक है, अकाउंट्स बना कंपनी का अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, 2 नेट प्रॉफिट हो रहा है या 2 नेट लॉस हो रहा है, सॉरी बाय नेट लॉस हो रहा है। तो ये लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आप इसमें कुछ कुक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ फ्रॉड करके प्रॉफिट कुक कर सकते हो आप, मतलब इस तरह का फ्रॉड नहीं कर सकते आप। तो ये ऑडिट में पकड़ा जाता है। और जब ऑडिटर भी गिल्टी, अगर ऑडिटर भी मतलब उसके अंदर, जैसे आप लोगों को पता है ऑडिटर पैसा खा लेता है। ठीक है, आज अगर इंडिया का इकोनॉमी अगर किसी भी कारण से करप्टेड है, हेलो आप लोग समझ रहे हो ना, कि अगर इंडियन इकोनॉमी करप्टेड दिखता है ना, उसके पीछे, और अगर इंडियन इकोनॉमी बना भी है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी अगर बिल्ड हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ सम गुड CA, CS and CMA, in the similar way, सिक्का का दूसरा पहलू यही है कि करप्शन के पीछे भी यही है, करप्शन के पीछे भी यही है। आप लोगों को एक केस बताता हूँ, बैड CA, बैड CS, और इसी के कारण करप्शन है बैड CA में, यही लोग सब पता है इनको। आप लोग ये वाला केस जानते हो, गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स वाला, प्लीज बताओ। गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स केस नहीं सुने हो, लास्ट ईयर का ही केस है, गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स। अरे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी नहीं सुने? हाँ नीरव मोदी सुने थे सर। हाँ, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, कोई नहीं सुना आप लोगों में से? सिर्फ मृत्युंजय। ये नीरव मोदी, मेहुल चोकसी का खेल क्या है, ये लोग जो ज्वेलरी शॉप है इन लोगों का, काफी सारा लोन लिया था पंजाब नेशनल बैंक से, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा से। ठीक है, तो वो फॉरेन ब्रांच के थ्रू से लोन लिया था, और वो डुप्लीकेसी करके वो पैसा मिटाया भी नहीं, और बैंक वाले भी पैसा खाया था, और पूरा का पूरा खेल चार्टर्ड को पता था, पूरा का पूरा खेल पता था, लेकिन बाद में ये लोग भाग गया। ठीक है, तब सेबी ने कोशिश तो किया, लेकिन सेबी भी पकड़ नहीं पाया। ठीक है, तो गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स का जो ये नीरव मोदी और मेहुल चोकसी है, अभी तो मोस्ट प्रोबेबली फॉरेन में कहीं पर छुपा हुआ है। तो लेकिन इनका 1350 करोड़ का एक डायमंड है, 1350 करोड़ का एक डायमंड है, बहुत ही रेयर डायमंड है। वो डायमंड इन लोगों से मिला, कल ही मिला, कल का ही न्यूज है। ठीक है, तो ये जो एग्जीक्यूशंस वाला केस है ना, तो सेबी के हाथ में ये सब डेटा होता है, और सेबी चाहे तो इस तरह से इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है। समझ में आ रहा है सर कि सेबी किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकता है ये सब, गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स, ये अलग अलग केसेस बहुत सारा। सत्यम कंप्यूटर्स का केस भी मैं आप लोगों के सामने क्या है, सत्यम कंप्यूटर्स का केस किस तरह से सामने आया था। ठीक है, फिर बाद में वो कंपनी किस तरह से लूट गया था, और बाद में टेक महिंद्रा ने बड़ा सस्ता रेट में उसको परचेस कर लिया था। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी, डिफरेंट स्टोरीज आर देयर, एंड सेबी का फंक्शंस बहुत लंबा चौड़ा है। और कुछ बातें देख लेते हैं। Though this makes it very powerful, there is an appeal process to create accountability. There is a security appellate tribunal, which is the 3-member tribunal. ठीक है, एक ट्राइब्यूनल होता है जो सिक्योरिटी एपिलेट ट्राइब्यूनल होता है। सेबी में अगर किसी को अपील करना हो तो एक ट्राइब्यूनल होगा। ट्राइब्यूनल मतलब बेसिकली कोर्ट। ठीक है, ट्राइब्यूनल मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना पर्सनल कोर्ट होता है। जैसे हम लोग नॉर्मली सिविल जो कोर्ट है, दैट इज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना, वैसा ही जो सेबी के अंदर भी जो कोर्ट होता है उसको कहते हैं सिक्योरिटी एपिलेट ट्राइब्यूनल, which is a 3-member tribunal and is headed by Mr. Justice J.P. Devadhar, a former judge of Bombay High Court.
ए सेकेंड अपील लाइज डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर सेबी में कुछ नहीं होगा तो वो डायरेक्टली, अगर सेबी कोर्ट में कुछ बात नहीं बनता है किसी मैटर पे, तो वो बात डायरेक्टली कहाँ पहुंचेगा? सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। SEBI has taken a very proactive role in streamlining disclosure requirements to the international standard। बिजनेस का जो एक स्टैंडर्डाइजेशन है उसको एक अलग लेवल में ले जाने का कोशिश SEBI कर रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? इनका नाम अभी याद रखो, मिस्टर जस्टिस JP देवाधर, जो फॉर्मर बॉम्बे हाई कोर्ट का जज थे। ठीक है, तो करेंटली ये होल्ड कर रहा है, ये चेंज भी हो सकता है समय के साथ साथ। ठीक है, तो ये सब चीजों में आप लोगों को थोड़ा नजर रखना पड़ेगा कि कौन है कौन नहीं है। पावर ऑफ SEBI, अच्छा इतना तक का SEBI का पूरा फंक्शनैलिटी क्लियर। तो अभी पावर देख लो। ठीक है, बाहुबली का पावर जैसे होता है ना, ठीक है, अब SEBI का ताकत देख लो। यही सब एक्चुअल में रियल लाइफ बाहुबली है जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन एफिशिएंटली SEBI हैज बीन वेस्टेड विद द फॉलोइंग पावर्स टू अप्रूव बाय लॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, BSE एंड NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। करीब 7,000 से लेके 8,000 कंपनी दोनों मार्केट में लिस्टेड है। ठीक है, इनका अप्रूवल कहाँ से मिलता है? BSE NSE में अगर किसी कंपनी को लिस्टेड होना है तो अप्रूवल कहाँ से मिलेगा? अभी मैं जो IPO दिखा रहा था आप लोगों को, हेलो, अभी मैं आप लोगों के साथ IPO शेयर कर रहा था ना, कि IPO शेयर जब हो रहा था तो इसमें भी ना यही बात लिखा हुआ था कि IPO में भी वही सब चीज लिखा हुआ था कि BSE NSE में जब लिस्टेड होता है तो वो किस तरह से लिस्टेड होगा। ये देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो होगा, यहाँ पर डिटेल्स होता है, सारा का सारा डिटेल्स होता है। नीचे होगा, ये देखो कहाँ चला गया। BSE का एक मैं दिखा रहा था मैं आप लोगों को कुछ देर पहले, आप लोग बाद में देखो भी ना, आप लोगों को मिल जाएगा। BSE का डिटेल सब कुछ था यहाँ पर कि BSE में लिस्टेड होने का डिटेल्स। ठीक है, ये देखो लिस्टिंग में, वो लिस्टिंग में मैं पढ़ा रहा था। द इक्विटी शेयर ऑफर्ड थ्रू द रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस आर प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड ऑन BSE एंड NSE। हेलो देखो, वही मैं बोल रहा था, आप लोग BSE एंड NSE के बारे में बोल रहा था, ये यहीं पर लिखा हुआ है। ये देखो ये वाला, proposed to be listed on BSE and NSE, दिखा? हेलो दिखा कि नहीं, बोलो बस यस सर। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये लिस्टेड करना नहीं करना सब SEBI के हाथ में है। ठीक है, तो SEBI को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत पावर है इसका। जो कंपनी मार्केट में आगे पब्लिक से पैसा लेगा ना, ये कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी, कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में आके पैसा ले रहा है, इसका मतलब क्या है? एक बार देखो, ये मैं SBI कार्ड के बारे में बात कर रहा था। SBI कार्ड BSE एंड NSE। आप लोग अगर कोई भी इंटरेस्ट रखोगे ना, तो मैं शेयर मार्केट के क्लास में ये सब सारा का प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ। आप लोग अभी मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, आप लोग कर सकते हो। जो लोग अगर एक मंथ तो मैं फ्री करा रहा हूँ, आप लोग कर सकते हो। SBI कार्ड में ये मैं बता रहा हूँ बस, BSE NSE दोनों में लिस्टेड है। अब दोनों में लिस्टेड जब वो होता है ना स्टॉक मार्केट में, तब इनका मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ये 5,000 मिलियन जो इनको मार्केट से उठाना है, मार्केट मतलब कौन? मार्केट मतलब बेसिकली जहां पब्लिक है, और ये दोनों में लिस्टेड हुआ, मतलब ये क्या हुआ? पब्लिक लिस्टेड हुआ। अब ये कंपनी सिर्फ अपने अंदर जो मतलब जो बोर्ड है या फिर जो प्राइवेटली जो लोग इसको हैंडल करते हैं, सिर्फ यही नहीं, पब्लिक से भी ये लोग मनी रेज करेगा। ठीक है, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए मनी एज अ क्या? कैपिटल ग्रो करेगा, ताकि ये अपना बिजनेस को स्प्रेड कर सके, अपना बिजनेस का जो डेवलपमेंट है बिजनेस को स्प्रेड कर सके। और ये पब्लिक, अब सवाल ये उठता है कि पब्लिक क्यों पैसा देगा? पब्लिक, हम लोग जैसे लोग, हाँ, क्यों पैसा देने के लिए इतना पागल रहेगा? ऐसे तो इंडियन इकोनॉमी में टोटल पॉपुलेशन इंडिया का कितना है? नियर अबाउट 135 करोड़। इसमें से हार्डली 4% लोग है, मतलब कितना होगा आप लोग समझ जाओ, 10% भी नहीं, 4% लोग ऐसे हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब बहुत कम, जोर से जोर 3 से 4 करोड़। जस्ट इमेजिन अगर 50 करोड़ लोग, 10 करोड़ ही कर दे, बहुत बड़ा स्कोप तो बहुत है ग्रोथ का, लेकिन फिलहाल इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी उतना अच्छा नहीं है, इसलिए उतना अच्छा ग्रो अभी नहीं कर पाता। अगर इंडियन इकोनॉमी में सब कोई थोड़ा सा समझदार हो जाएगा ना, तो सुविधा क्या होगा जानते हो? समझदार हो जाएगा
फाइनेंशियल लिटरेट हो जाएगा ना, तो सेबी बहुत और पावरफुल बन जाएगा, और फाइनेंशियली सबको बहुत लिटरेट होना पड़ेगा, और ज़्यादा सीए चाहिए, मोर सीए, मोर सीएस, मोर सीएमए, मोर एनआईएसएम प्रोफेशनल्स। ठीक है, क्यों, क्या होगा इससे? इससे क्या होगा? कॉमर्स स्प्रेड करेगा, कॉमर्स का नॉलेज स्प्रेड करेगा, और कॉमर्स नॉलेज स्प्रेड करेगा ना, तो मार्केट जो है ना, स्टॉक मार्केट जो है, उसमें पैसा का फ्लो होगा, स्टॉक मार्केट में कैपिटल का फ्लो होगा, समझ रहे हो? कैपिटल का फ्लो होगा, तो कोई भी कंपनी जो मार्केट में लिस्टेड हो रहा है, मार्केट में लिस्टेड हो रहा है कंपनी, कंपनी का ग्रो होगा, उनको पैसा मिलेगा, वो बिजनेस बढ़ाएगा, तो कंपनी ग्रो होगा तो क्या होगा? अरे जॉब क्रिएट हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट लो हो जाएगा। सरकार कुछ नहीं कर सकता अकेला, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। ये अनएम्प्लॉयमेंट को लो करना अगर है तो यही सब तो जरिया है, यही सब तो जरिया है। वी नीड मोर कॉमर्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स, जो लोग अपना नॉलेज को गैदर करे, मार्केट में नॉलेज को स्प्रेड करे, फिर मोर ज्यादा से ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट जैसे, कैपिटल मार्केट जैसी जगह में फ्लो हो जाए। ठीक है, फिर कंपनी को भी पैसा मिले, वो पैसा मिलेगा तो वो कैपिटल को क्या करेगा? वो कैपिटल को बिजनेस पे इन्वेस्ट करेगा। जैसे एसबीआई कार्ड का जो ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को बता रहा था, एसबीआई कार्ड का जो रिसेंट ऑब्जेक्टिव है, तो वो पैसा को लेके बिजनेस को स्प्रेड करेगा, उसमें और जॉब क्रिएट होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट एलिमिनेट होगा, और इंडियन इकोनॉमी तभी जाके, मतलब ये सिर्फ ना कॉपी किताब का खेल नहीं है। अगर इंडियन इकोनॉमी को मतलब ग्रोथ करना है, अगर यूएस से भी काफी पावरफुल हो सकता है हमारा इकोनॉमी, इंडिया का इकोनॉमी यूएस से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, यूएस को भी क्रॉस कर सकता है इंडिया। लेकिन उसके लिए यूएस में टोटल पॉपुलेशन कितना है? 30 करोड़ अप्रॉक्स। अमिताभ बच्चन साहब एक बहुत अच्छा बात करता है, जानते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 30 करोड़ अप्रॉक्स, लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन अगर 130 करोड़ है, तो 130 करोड़ को 130 करोड़ माइंड समझना चाहिए, 130 करोड़ दिमाग समझना चाहिए। अगर इनका दिमाग काम कर गया ना, तो इंडियन इकोनॉमी सुपर पावर बनने में कोई नहीं रोक सकता। बट ये एक दिन का खेल नहीं है, ये एक दिन का खेल नहीं है, आप लोग समझ रहे हो ना? बहुत बहुत पापड़ बेलना है। इंडिया को सुपर पावर बनना है तो सबसे पहले इंडिया को इकोनॉमिकली डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके ये चाइना जो हमारे नाक के सामने आके दम लगा रहा है ना लद्दाख में, और पाकिस्तान जो चैं कर रहा है, हाँ, इनका चैं भी बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए इकोनॉमी डेवलप करेगा ना, तो ये सब छोटा छोटा बात ना ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और उसके पीछे एकदम बेसिक बात कर रहा हूं मैं, फाइनेंस प्रोफेशनल्स पे डेवलपमेंट चाहिए, और लोगों को इस जगह में आना चाहिए, और लोगों को फाइनेंशियल लेवल में डेवलपमेंट करना चाहिए, तब जाके लोग पैसे के बारे में समझेगा, घर में पैसा अलग अलग जगह में नहीं लगाएगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, कंपनी डेवलप, जॉब डेवलप, अनएम्प्लॉयमेंट एलिमिनेट होगा, एंड मोर बिजनेस डेवलप होगा, और सेबी का काम और ज्यादा हो जाएगा, सेबी का वर्क फंक्शनलिटी और बढ़ जाएगा, क्योंकि और मोर कंपनी लिस्टेड होगा। जो लोग शेयर मार्केट का क्लास करते हो, मैं उनके सामने लास्ट दिन ही डिस्कशन कर रहा था कि कितना सारा कंपनी लिस्टेड होने का है, कितना सारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मतलब छोटा छोटा बिजनेस जिनका शायद मोर से ज्यादा मार्केट कैपिटल कितना होगा, 2 करोड़ 5 करोड़, ठीक है, इतना कैपिटल है, 10 करोड़ तक का कैपिटल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहते हैं कि ये कंपनी भी स्टॉक मार्केट में आ जाए। एक्चुअली गवर्नमेंट जानते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन को जो पावर है ना, ये पॉपुलेशन पावर मार्केट में दिखना चाहिए। ठीक है, हम लोग कभी कभी ऐसे झगड़ा में बोलते हैं मतलब जब पाकिस्तान बहुत ज्यादा चें करते हैं, तो हम लोग कोई मजाक से बोलते हैं कि अगर सब इंडियंस मिला के पाकिस्तान में जाके टॉयलेट भी कर देगा तो पाकिस्तान डूब जाएगा, ऐसे हम लोग ऐसे मजाक से बोलते हैं, है ना लेकिन इस तरह का बात से मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि अगर 130 करोड़ मिलके इकोनॉमी में कुछ करे ना, अगर इकोनॉमी को बूस्टअप करे बिजनेस को डेवलप करके, तो तुम्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान चाइना का एक्चुअल में हालत खराब हो जाएगा? हेलो, तो एक्चुअल हालत खराब करो। हाँ बोलो। 130 करोड़ में अगर पर मंथ पे एक आदमी 5,000 करके इन्वेस्ट करे, मतलब 130 करोड़ इंटू 5,000 हर महीना, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा? 5,000 छोड़ो, अगर 130 करोड़ पॉपुलेशन में वर्किंग पॉपुलेशन इज 50%, ठीक है, अगर 70 करोड़ पॉपुलेशन वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है एक्सेप्ट चाइना, और चाइना कर रहा है, 70 करोड़ पॉपुलेशन अगर पर डे या पर मंथ
1000 करके भी इन्वेस्ट करता है ना, पर मंथ 1000 करके भी करेगा तो भी देखो प्रॉपर एरिया में करना पड़ेगा उसको, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए। ठीक है, जस्ट देखो इमेजिन करो 70,000 करोड़ एनुअल, सिर्फ ओनली 70,000 करोड़, मतलब ये भी कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है। उसमें तो कुछ लोग बड़ा अमाउंट वो तो करेगा ही, लेकिन ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूँ, हर साल इकोनॉमी में बूस्टअप हो सकता है, बिजनेस में रियली डेवलपमेंट हो सकता है। सिर्फ शेयर मार्केट में आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना है, रियल बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। कोई बिजनेस करेगा, उसका बिजनेस अगर अच्छा लगता है उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो माइंड सेटअप है ना, इसके लिए जो नॉलेज सेटअप है ना, वो हमारे कंट्री में अभी है नहीं। मतलब स्कोप तो है, लेकिन ऐसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब एक माइंड सेटअप जो अभी करंटली चलता है अपने कंट्री में, क्या होगा ये सर, छोड़ो ना। लेकिन एक दिन ये लोग जब बोलेगा ना, हाँ बोलो। मैंने कहा था ना सर कि एक चैनल शुरू करने का मन है, बोला था ना आपको। हाँ हाँ, तो उसके लिए मैं कुछ बोल रहा था अपने दोस्तों को कि तू इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो सबने मुझे यही बोला कि क्या क्या करेगा वो सब करके, मेरा पैसा मेरे पास है, अच्छा नहीं लगा तेरे को, क्यों ऐसा करेगा। एग्जैक्टली समझ रहे हो ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, माइंड सेटअप नहीं है। एक्चुअली सबको क्या लगता है, सपोज यू हैव मनी, तो मनी मेरे पास है, सेफ है। लेकिन ये बात तो ये नहीं समझता कि ये मानो कि एक, इसको क्या बोल लोगे, इसको एक 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 कलश बोलते हो उसको, या फिर जो भी बोलो उसको, एक घड़ा है। मोह सर, मोह सर। ठीक है, एक घड़ा है, एक घड़ा में कुछ पैसा है, मनी भरा हुआ है इसमें अंदर। हाँ, लोगों को लगता है कि भाई जितना दिन ये घड़ा चलेगा उतना दिन ही मेरा जान है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये घड़ा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब क्या करेगा। और ऐसा होता है जब भी इंसान, मतलब मानो कि अगर वो 30 ईयर्स के एज में इनकम करता है ना, मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, टिपिकल बंगाली मेंटेलिटी में बात करूंगा, 30 साल ईयर की उम्र से अगर वो बहुत बहुत मेहनत कर रहा है, फैमिली बना लेता है, फिर वो 50 तक कमाना चालू करता है। फिर जैसे ही बेटा बेटी बड़ा हो जाता है, 50 के बाद जब शादी का उम्र हो जाता है, बेटा का पढ़ने का टाइम, तब एजुकेशन में खर्चा करने का टाइम आता है, तब वो फ्रस्ट्रेटेड होना चालू हो जाता है। हाँ, ये अभी जो तुम्हारा दोस्त बोल रहा है, जैसे तेरा उम्र कितना होगा, 22 साल, 23 साल, 24 साल का होगा। अब तू सोच कि जैसे तू 30 का होगा, तेरे घर में तेरे को एक फैमिली देगा। अब जैसे तेरे को फैमिली देगा, एकदम रियल लाइफ बता रहा हूँ, जो सिचुएशन होता है, इतना सारा कॉमर्स पढ़ने का फायदा क्या है अगर हम फैमिली लेवल में फाइनेंशियल डेवलपमेंट ना कर पाए तो समझो बात को, कि जैसे ही वो 30 साल का होगा, उसका इनकम और जोर से चालू होगा, लेकिन 45 में जाते जाते वो पागल हो जाएगा, इनकम में उतना ग्रोथ ही नहीं है। कैसे ग्रोथ होगा, वो जिस कंपनी में काम कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो 45 इयर्स वाला बंदा जिस कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी को भी तो कैपिटल चाहिए था ग्रोथ के लिए, उसको भी तो नहीं मिला, तो फिर उसका सैलरी कहाँ से ग्रोथ होगा। 30 साल में, 30 इयर्स के एज में अगर उसको मिलता था 50,000, जस्ट इमेजिन, जस्ट एक बोल रहा हूँ 50,000, तो जब उसका उम्र 45 हो रहा है, तो इसका ग्रोथ कम से कम 50,000 हो रहा है, तो कम से कम 70 के आसपास तो जाना चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है 15 साल में 70,000 के आसपास, मुझे तो नहीं लगता। 70 भी नहीं होता, जोर से जोर 55-56 होगा। 15 साल काम किया, इस तरह से सैलरी इंक्रीमेंट हुआ। उसके अंदर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, डिप्रेशन जैसे वार सिचुएशंस भी है, हर तरह का प्रॉब्लम उसके अंदर छुपा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इसको सोच समझ के करना पड़ेगा, इसे पागल की तरह नहीं, कि जो पैसा हमारे पास है उसको इन्वेस्ट करने से ही वो बढ़ेगा। ठीक है, पैसा इन्वेस्ट करने से ही बढ़ेगा। आप कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, मतलब हाउ, वेयर, वाई, ये सब सवाल तो बाद में होगा, लेकिन ये करना जरूरी है। आप घड़ा में पानी भर के ज्यादा दिन नहीं रख सकते, और ज्यादा दिन रखोगे तो सड़ भी जाएगा। इसलिए घड़ा को किस तरह से, घड़ा का पैसा को इन्वेस्ट करके घड़ा को और भरा जाए, एक की जगह 2 घड़ा बनाया जाए, ये टेक्निक तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया कभी नहीं सीखेगा। जैसे हम लोग यूएस के बारे में काफी सारा बातें करते हैं अपने कंट्री में, पता है यूएस एक्सेंट में इंग्लिश बोलने के लिए लोग पागल हो जाता है। हाँ, यूएस एक्सेंट में इंग्लिश बोलने के लिए पागल हो जाते हैं। आई गोना गो, आई वाना गो। हाँ, मैं सुनता हूँ आजकल, मतलब सब कोई बस को रास्ते में जाता हूँ ना, तो बातें करते हैं, मतलब मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैं क्या इंडिया में हूँ या फॉरेन में हूँ, क्योंकि कोई भी 2 इंसान मिलके अपना मदर टंग में बात नहीं करता। हाँ, यूएस इंग्लिश में बात करता है, वाना गोना, पता नहीं वो कहाँ रहता है। उनको तो लास वेगस में या फिर टोरंटो में रहना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इंग्लिश एक्सेंट में बात करो, आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम विद एनी लैंग्वेज। लैंग्वेज को जितना हो सके आप स्प्रेड करो, उससे कोई परवाह नहीं। लेकिन अब इंग्लिश बोलने में इतना आतुर हो, तो यूएस जैसा इकोनॉमी को डेवलप करने में आतुर क्यों नहीं हो। हेलो,
बोलो ना प्लीज। हाँ बोले सर। हाँ, सही बात। यूएस का इकोनॉमिकल पैटर्न को क्यों नहीं लेते, उनका फाइनेंशियल नॉलेज को क्यों नहीं लेते? हाँ, उनका बिजनेस के बारे में उसका सोच, उसका जो जॉब क्रिएट करने के पीछे उनका जो मेंटेलिटी, उसको क्यों नहीं लेते? बस उनके जैसा ड्रेस पहनना है। हाँ, इंडिया जैसे कंट्री में, शो ऑफ सर, शो ऑफ। इंडिया जैसे कंट्री में यूएस वाले लोग यहाँ पर, मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ, हमारे कंट्री में स्कूल में भी आजकल लोग जूता पहन के स्कूल में पढ़ते हैं। अब बताओ, वहाँ यूएस में ठंड है, इसलिए वो लोग शू, एकदम कोट टाई सब पहन क्लास में रहते हैं। क्या इंडिया में ठंड है? 40 डिग्री टेम्परेचर में कोट टाई बूट पहन के क्लास के अंदर क्या काम है? आई डोंट अंडरस्टैंड। कहते हैं सीरियसली, ऐसा वेरी इंटरेस्टिंग एक पॉइंट मुझे किसी से, मतलब मैं सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बोलता है कि जस्ट इमेजिन कि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना शेयर मार्केट में। हेलो, सुनो बात, बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी है। हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम कंपनी में, हम लोग आम आदमी, ठीक है, कॉमन पीपल, अपना इनकम का बहुत बड़ा बड़ा परसेंटेज कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी किसके हाथ में है? सीईओ के हाथ में है। सीईओ कौन? सीईओ, सीएफओ, आप लोग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आम आदमी अपना मेहनत का पैसा, आप लोग सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, आम आदमी अपना मेहनत का पैसा किसको दे रहा है? ये लोग आम आदमी, ठीक है, देखो आम आदमी अपना मेहनत का पैसा कंपनी में दे रहा है। किसके भरोसे? ना सीईओ सीएफओ के भरोसे। ये लोग कौन है? कंपनी का सबसे दिमाग वाला इंसान, सबसे क्लेवर, सबसे स्किलफुल, क्लेवर। अब चालाक बंदा है, स्किलफुल बंदा है, लेकिन ये लोग अपना बोर्ड मीटिंग बनाते हैं और बोर्ड मीटिंग में सबको बोलते हैं। ठीक है, ये करेंट एजुकेशनल कल्चर है अपने कंट्री में, करंट कॉर्पोरेट कल्चर है। जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर इज गोइंग ऑन। मैं आप लोगों के सामने ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब गलत है, मैं बस आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, आप विचार करना। मैं कोई नहीं होता मतलब ये बताने के लिए सब गलत है सब सही है, मैं बस आपके सामने सवाल रखना हूँ, आप बस सवाल को सोचना, अपने अंदर सोचना, सही गलत आपके हाथ में, मैं कोई नहीं होता। बोर्ड मीटिंग कर रहा है कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जनरल मीटिंग में, ठीक है, एजीएम हो रहा है एजीएम और एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा है कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब आम आदमी, ये लोग आम आदमी है, मैंगो मैन, आम आदमी सोच रहा है कि भाई हमारा पैसा हम बड़ा क्लेवर आदमी के पास दे रहा है, लेकिन ये बोर्ड मीटिंग में बोल रहा है कि एवरीबडी शुड बी वेल ड्रेस्ड विद कोट एंड टाई। ठीक है, कोट टाई पहन के आना। एक सवाल है, 40 डिग्री टेम्परेचर में, वो तो ऑफिस में आके बोलेगा सर ऑफिस में तो एसी है, कोट टाई चलता है, लेकिन क्या वो मेट्रो बस करके जो आ रहा है ऑफिस में, क्या उस वहां पर भी मतलब ये है, एसी है? नहीं। सवाल ये है कि 40 डिग्री टेम्परेचर में कोट टाई पहनने का जो कल्चर हम लोग बनाए हैं, इसमें कितना साइंटिफिक क्लेवर बात है। तो जिसको यही नहीं पता कि अपने कंट्री में एक कंपनी को कितना क्लेवरली चलाना चाहिए, कंफर्टेबल किस में आता है, वो कंपनी का क्या रिटर्न जनरेट कर देगा, और आम आदमी उस पर क्यों भरोसा करेगा? ये जो शेयर मार्केट में पैसा डूबता है ना, जिस कंपनी का शेयर मार्केट में पैसा डूबता है, वो इसी कारण डूबता है क्योंकि वो सीईओ सीएफओ ना अपने कंट्री के हिसाब से बिजनेस को डेवलप नहीं करता, वो फॉरेन कंट्री के हिसाब से डेवलप करता है। मेंटेलिटी मैच नहीं करता, साइकोलॉजी मैच नहीं करता, तो पैसा तो डूबेगा ना। तो आप जिस पे भरोसा करोगे एज ए इन्वेस्टर, आप सोचो कि जो 40 डिग्री टेम्परेचर में कोट टाई वाला कॉन्सेप्ट में बिलीव रखता है, ये 3 डिग्री वाला यूएस नहीं है, ये 40 प्लस टेम्परेचर वाला इंडिया है। यहां पर तो अपना नॉलेज यहाँ के हिसाब से होना चाहिए ना, विचार करना, जस्ट मतलब सोचना कि क्या क्या मैं कहने का कोशिश कर रहा हूँ। कोट टाई से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिपेंडिंग योर कंट्री, डिपेंडिंग योर वेदर, डिपेंडिंग योर सॉइल, एवरीथिंग इज डिपेंड। ये तो मूर्ख वाला बात हो गया ना, सोचना प्लीज, हाँ सोचना। मतलब छोटा छोटा बातें दूसरे को कॉपी। हर कंपनी समझता है कि मतलब वेल ड्रेसअप से मैंने मतलब मार्केट में वैल्यू ज्यादा रहेगा, लेकिन क्या सच में ऐसा बात है? नहीं सर, ये तो नहीं है। हाँ, सोचना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्या सच में ऐसा है? इंडियन मार्केट में कोई भी चीज को अगर आपको सेल करना है तो आपको इंडियन मेंटेलिटी के साथ करना पड़ेगा, यहाँ के वेदर के हिसाब से करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा? नहीं तो वही होगा, मेडिकल कंपनी आके देखो ना, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी कितना कमा रहा है, हाँ,
क्योंकि वो लोग इंडिया में हम लोग वो सब चीज पसंद कर रहे हैं जो हमारे यहाँ का लाइफस्टाइल के साथ मैचअप नहीं करता। तो जो तुम्हारे लाइफस्टाइल के साथ मैचअप नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली तुमको अल्टीमेटली तबीयत खराब ही होना है, आपको खराब ही होना है। जस्ट इमेजिन करो ना, ये जो हम लोग एसी कल्चर बना है, सर क्या आप इससे बाहर हो? नहीं, मैं इससे बाहर नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में क्वेश्चन आता है, तभी मैं बोल रहा हूँ। ये जो एयर कंडीशंस में हम लोग रहते हैं ऑल टाइम, हर कोई, हाँ, आप लोग कभी सोचे हो कि ये जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हर एक के घर से जो गर्म हवा निकल रहा है और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हम लोग ना मतलब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में किसी को किसी स्टेज में शो करने बोलो, अभी ग्लोबल वार्मिंग में इतना सारा बातें करके ना फर्स्ट प्राइज लेके आ जाएगा, लेकिन घर आके ग्लोबल वार्मिंग हम लोग सबको ही करते हैं। तो फिर ऐसा ग्लोबल वार्मिंग में डिबेट करने का क्या फायदा जब हम लोग खुद ही उसको फॉलो नहीं करते। अब सवाल ये उठता है, हमें तो लगता है कि इंडियन कल्चर को बदलना चाहिए हमारे यहाँ के वेदर के हिसाब से। आप नेचर को नहीं बदल सकते, आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया साइबेरिया बन जाएगा, दैट इज नॉट ट्रू। मतलब एक झूठ है जिसको जबरदस्ती ट्रू बनाया जा रहा है, और फिर आप बोल रहे हो कि हम लोग अपना इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। आप नेचर को नहीं समझ रहे हो, आप इकोनॉमी डेवलप करोगे? आई डोंट अंडरस्टैंड सीरियसली। लोकल चीजों का जो मोदी जी बार बार कह रहा है, जैसे कल एक चीज बोला, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जूट मिल के बारे में बताता हूँ, एक मिनट रुको, आपको पता होना चाहिए। जो लोग, हाँ बोलो। तो अभी जब बोले ना कि इन्वेस्टमेंट जो होता है कि लोग सोचते हैं क्यों करना, तो ऐसा है कि हमारे घर के सामने रहता है, उसने M.Com किया है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि तुम इन्वेस्ट वगैरह में कुछ इंटरेस्ट रखते हो? बोले कि हाँ मैं तो इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैंने सोचा कि हाँ अच्छा इन्वेस्ट करता है। बोला कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो? बोले कहा इन्वेस्ट में हेल्थ। मैंने सोचा कि सिप्ला या फिर फार्मा में कुछ इन्वेस्ट करता है। तो मैंने बोला कि किस में इन्वेस्ट करते हो? हाँ वो ऐसे बोला, मैंने सन फार्मा या फिर सिप्ला। पर नहीं सप्लीमेंट हर मंथ लेता हूँ। बैंक में कुछ पैसा वैसे इन्वेस्ट किया? बोले कि हाँ सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। तो मतलब सोचिए सर, उसने M.Com किया है, वो अगर ऐसा बोलेगा तो मतलब जिसको नॉलेज नहीं हो क्या बोलेगा? तो सोच लो ना, यही तो एजुकेशनल पैटर्न चल रहा है। अब क्या बताऊं, आप लोगों को बहुत कुछ करना है अगर आप सच में समझ पा रहे हो तो, और मुझे भी बहुत कुछ करना है रियली। मतलब सुनेगा नहीं सर, कोई चीख के बोल के भी कोई सुनेगा नहीं सर, सुनेगा, टाइम लगेगा सर, टाइम लगेगा, टेक टाइम। बोलता है मेरा पैसा मेरे पास है, तुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्या? और फिर जब जॉब चिल्लाता है, कहाँ से आएगा जॉब बता? हाँ, सरकार के पास सोना का खजाना है क्या? अच्छा बताओ, गवर्नमेंट के पास गोल्ड का खजाना है? हाँ, गोल्ड का खजाना इंडिया के पास था ना, गवर्नमेंट के पास जो गोल्ड का खजाना था ना, वो लूट चुका है। मुगल आके लूट के गया, ब्रिटिश ने लूट के गया, तब जाके इंग्लैंड बनाया। उनके देश में कुछ नहीं है। इंग्लैंड जाके देखो ना, विजिट करके देखो, एक भी चीज नेचुरली दिखा के लाओ, कुछ नहीं है, सिर्फ ठंडा वेदर है। हमारा सभी चीजें बनाया उसको, हर एक जगह में जाके बनाया। ऑस्ट्रेलिया में जाके जो इंग्लैंड मतलब जो बना वो भी हमारे पैसे से बनाया। अब सब तो लूट चुका है। अब तो गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है कि गोल्ड माइन में तुम्हें काम दे देगा कि भाई बहुत सोना है गवर्नमेंट के पास। तुम लोग जो जॉब चिल्ला रहे हो, तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो बिजनेस कहां से होगा बताओ? फिर बोलता है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकता। अब साउथ इंडिया का पैटर्न देखा करो प्लीज। साउथ इंडिया ओनली पार्ट ऑफ इंडिया जो जिसको सच में पता है कि किस तरह से जॉब क्रिएट हो सकता है। उसका भी पॉपुलेशन कोई कम नहीं है, बट दे एटलीस्ट ट्राई, और काफी डेवलप है वहाँ का हेल्थ सेक्टर, वहाँ का एजुकेशन सेक्टर। तभी तो सब कुछ बैंगलोर चल रहा है। अरे भाई क्यों बैंगलोर जाना इतना हर बात में? कलकत्ता में क्यों नहीं बन सकता? देखो कलकत्ता में क्यों नहीं बन सकता, वही एग्जाम्पल मैं ला रहा हूँ आप लोगों के सामने। देखो लिस्ट ऑफ इंडियन जूट मिल्स, ये सारा का सारा जूट मिल वेस्ट बंगाल में है, सारा का सारा जूट मिल वेस्ट बंगाल में है। अब जस्ट इमेजिन करो, अब बिजनेस बनाओगे ना, जॉब क्रिएट करना चाहते हो, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है वो तो सारा मतलब ऑल टाइम बंगाल था, ठीक है। ये बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल मिला के पूरा बंगाल हुआ करता था, ठीक है। तो जबरदस्ती मतलब झगड़ा झाटी करके किसी ने मांगा, किसी ने दे दिया अपना सत्ता के लिए, हाँ ये अलग बात छोड़ो। लेकिन ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल ये जूट प्रोडक्शन में, मतलब ये जो फर्टाइल लैंड है ना, जूट प्रोडक्शन में वर्ल्ड नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 1। और जूट का क्या यूटिलिटी है, आप थोड़ा सा गूगल में जाओ और यूटिलिटी ऑफ जूट पढ़ो, आपको पता चलेगा कि इतना यूटिलिटी वाला चीज का क्या बिजनेस हो सकता है। करेंटली हम लोग प्लास्टिक यूज कर करके खत्म कर दिया ना एनवायरनमेंट को। क्या इतना तो मानोगे कि प्लास्टिक बैन होना चाहिए? हेलो एजुकेटेड स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे प्यारे से एजुकेटेड स्टूडेंट्स, प्लास्टिक बैन होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ ना प्लीज। बीच में हुआ भी था,
लंबा नहीं गया, बीच मानते में नहीं खत्म। लंबा तब जाएगा जब उसका सप्लीमेंट निकलेगा, जो था पहले, जो पहले था जूटी होता था हर जगह में, प्लास्टिक नहीं होता था। प्लास्टिक में अगर इतना बैड यूज है, चलो रियलाइजेशन आ गया सबको, तो बंद करो ना इसको। बंद तो डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके लिए बंगाल में जो जूट प्रोडक्शन होता है, जो पूरा कंट्री को नीड है, वर्ल्ड को नीड है, वर्ल्ड का नीड छोड़ते हैं ना, इंडिया के एनवायरनमेंट को बचाते हैं। इंडियन एनवायरनमेंट को बचाना है तो उसके लिए वेस्ट बंगाल का जूट मिल ओपन होना जरूरी है। और अगर एक एक मिल में कम से कम 1000 एम्प्लॉयमेंट है, कम से कम, और ज्यादा कम नहीं। देखो ये सारा का सारा, कुछ आंध्र प्रदेश वगैरह में थोड़ा बहुत है, बाकी सब वेस्ट बंगाल। देख रहे हो आप लोग, वेस्ट टोटल कितना बंगाल मिला है वेस्ट बंगाल में? कम से कम 100 के आसपास। देखो मैं लिस्ट पूरी यहाँ तरह से तो जॉब अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारा है। बहुत है, लेकिन उसके लिए तो ये सब मिल ओपन होना चाहिए, सभी है एकदम। आप लोग कभी कलकत्ता आओगे ना, तो बस गैंजेस होके आप लोगों को जाना है। एक टूर, एक ममता दीदी ने बना के रखा है, वो हावड़ा के वहां से लॉन्च छोड़ता है और आपको एकदम टुवर्ड्स काकीनाडा होके आपका कल्याणी की तरफ जाता है, कैसा एक बनाया है। तो आप लोग अगर वो वाला भी लेते हो ना, तो आपको पता चलेगा गैंजेस लैंड के साइड में, दोनों साइड में किस तरह से, ठीक है, किस तरह से मतलब जूट मिल भरा पड़ा है। मैं ऑडिट भी करने जाता था उसमें से एक जूट मिल में, ठीक है। वो भी बोल रहा था, मतलब उसका भी जो मैं फाइनेंशियल देख रहा था, उसका भी हालत ऐसा खराब है, मतलब अभी बंद कर दे, अभी बंद कर दे। मतलब जितना भी करेंटली नीड है उसका भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि वही मेंटेलिटी नहीं है करेंटली। देखो मैं आपके सामने वही लिया, ये देखो पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 81 टोटल, उसमें कुछ बिहार में भी। प्लीज म्यूट करना। नकीब तुम ज्वाइन किया, गुड इवनिंग टू यू, बट थोड़ा म्यूट रखना, ठीक है। बहुत लेट हो गया तुम्हारा बाबू, बाद में बात करता हूँ मैं तुमसे। थोड़ा म्यूट रखो, थोड़ा देखो ऑप्शन है वहां म्यूट का। हाँ हाँ ओके ठीक है, मैं बात करता हूँ क्लास के बाद। देखो समस्तीपुर में भी है, ठीक है, बिहार में समस्तीपुर में भी एक जूट मिल है। बाकी सब वेस्ट बंगाल, हावड़ा, कोलकाता भरा पड़ा है। अगर ये 80 जूट मिल भी ओपन हो जाता है, जस्ट इमेजिन, डायरेक्ट इनडायरेक्टली कम से कम 3-4 लाख जॉब ओपन हो जाएगा। इतना इंडस्ट्रियल, मतलब इतना इंडस्ट्रियल बेस करेंटली तो मुझे तो नहीं लगता इंडिया के किसी भी जगह में है। लेकिन उसके लिए मोदी जी कल खुद बोला कि मुझे आशा है कि कोलकाता फिर से, आप लोग मेरा स्टेटस देखना, मैं दिया उसको लिंक को, आप लोग पढ़ना। मेरा शायद स्टेटस खत्म ही हो गया हो, मैं वही लिखा कि वेस्ट मोदी जी कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो मीटिंग था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग में वही बोल रहा है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, कि मुझे आशा है कि कोलकाता फिर से लीड करेगा इंडिया को, जैसे कोलकाता पहले करता था। अप टू 1960 तक कोलकाता इंडिया का बिजनेस हब हुआ करता था। बाद में ये मुंबई में शिफ्ट हो गया, लेकिन स्टिल ईस्टर्न इंडिया, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट बहुत सारा एरिया है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, बहुत सारा स्टेट्स है जिसका मतलब पूरा का पूरा सेंटर पॉइंट कोलकाता बन सकता है। बिजनेस पे ऑलरेडी है, लेकिन उतना नहीं जितना मुंबई बैंगलोर करके रखा है, ठीक है। तो देयर इज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लेकिन हालत देखो। फिर ममता दीदी का सरकार क्या बोल रहे हैं, कुछ टीएमसी गवर्नमेंट की तरफ से पार्टी का लोग बोल तो दिया बिजनेस करना चाहिए, लेकिन कौन खरीदेगा अभी, कौन ओपन करेगा? अब ये तो बंगाली को सोचना चाहिए ना, जिसके यहाँ पर है। ये भी मोदी जी करेगा क्या? गुजरात पे भी मोदी करेगा, इंडिया के लिए भी मोदी करेगा, और बंगाल के लिए भी मोदी ही सोचेगा। मोदी तो तुमको दिशा दिखा रहा है, बोल रहा है, तो फिर सेंट्रल की तरफ से कुछ ना कुछ तो मदद जरूर होगा। लेकिन ये तो हम लोग को सोचना पड़ेगा ना, जो लोग हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं उन्हें सोचना पड़ेगा ना, कि कैसे फिर से जूट का रीयूज किया जाए, फिर से जूट को किस तरह से इंटरनेशनली पॉपुलेशन के साथ लड़ने के लिए, पॉल्यूशन के साथ लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा शस्त्र बनाया जाए। देयर इज अ ह्यूज स्कोप सबके हाथ में। मोदी जी कितना अच्छे से बोल रहा था, मेरे तो रोना आ रहा जाता है कि जस्ट इमेजिन कि सबके हाथ में बंगाल का जूट बैग है प्लास्टिक के बदले में। जस्ट इमेजिन कुछ क्या हो जाएगा इकोनॉमी, और क्या हो जाएगा एनवायरनमेंट। कहीं पर नाली जाम नहीं होगा। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में तो मतलब मुंबई में देखो ना, थोड़ा सा बाढ़ आता है, ठीक है, पूरा मुंबई पानी में भर जाता है, डूबने के कगार में आ जाता है। वेस्ट बंगाल, कोलकाता का हालत भी ऐसा हो जाता है, बहुत सारा एरिया पानी में डूब जाता है बिकॉज ऑफ प्लास्टिक बैन। प्लास्टिक बैन होना चाहिए। जो भी हो, मैं आप लोगों के सामने बस वही बता रहा था, कल मोदी जी ने भी बताया, बिजनेस का क्लास है, अपॉर्चुनिटी नहीं समझेंगे तो बहुत खराब हो जाएगा। ओके, फिर से आता हूँ मैं जो पॉइंट में बात कर रहे थे।
तो पावर ऑफ सेबी टू रिकवर द स्टॉक एक्सचेंज टू अमेंड देयर बाय लॉज, लॉ को अमेंड करना मतलब समय के साथ साथ बिजनेस बदलते हैं। अभी तो ई कॉमर्स का जमाना चल रहा है, ठीक है, जो अभी ऑनलाइन बिजनेस के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएगा बहुत मुश्किल में हो जाएगा सर। ई कॉमर्स बिजनेस में अडेप्टेड आना ही है, आप लोगों को भी ऐसे ही कॉमर्स पढ़ना है ताकि आप लोग ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर पाओ, तभी तो वर्क फ्रॉम होम होगा। वेबसाइट, ऐप डेवलपमेंट, कोई बोलेगा सर ये तो साइंस वाले करेगा, नहीं आप लोग भी करो, एप्लीकेशन बेस्ड है। वेबसाइट, ऐप, डिजिटल मार्केटिंग, कॉमर्स का पढ़ाई कर रहे हो, सीए बनो, सीएस बनो, ये सब का भी नॉलेज रखा करो, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हाँ, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर भी आप लोग डेवलप कर सकते हो। ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आर देयर। लीगल सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो आजकल बहुत डिमांडिंग है, लॉ रिलेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक जन से बात हो रहा था मेरा, वो बोल रहा था कि इंडिया में केस सॉल्व होने में इतना प्रॉब्लम लगता है, तो क्यों ना एक ऑनलाइन ऐप सिस्टम बनाया जाए। इतना ज्यादा लोगों को ऑनलाइन मतलब, क्योंकि इंडिया में जुडिशरी सिस्टम बहुत खराब है, आप लोगों को पता है ना, इंडिया में जितना लोग है उसके हिसाब से लॉयर्स नहीं है। हेलो, यस सर, पापा बताते हैं। हाँ, इंडिया में अगर 10 लाख पॉपुलेशन में भी एक लॉयर नहीं है, पर यस सर, उससे भी कम है सर। उससे भी कम है। सुप्रीम कोर्ट 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक बोर्ड के साथ मोदी जी का मीटिंग हो रहा था, बंद दरवाजे में मीटिंग हो रहा था। इतना खराब हालत है लीगल सिस्टम का कि मोदी जी रो पड़ा। इतना केस पेंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि किस तरह से हम लोग इतना सारा केस को सॉल्व करेंगे, उतना ज़रा लोग नहीं है। अगर एक लॉयर को आप पेमेंट भी करोगे तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास फंड भी नहीं है प्रॉपर लेवल में, और अगर लॉयर पढ़ने वाले बच्चा भी नहीं है, ना तो बिजनेस लॉ पढ़ने वाले प्रॉपर बच्चे हैं और ना तो एलएलबी पढ़ने वाले प्रॉपर बच्चे, अगर वो लोग है भी ना तो उनके पास अच्छा नॉलेज नहीं है जो एक केस को लड़ सकता है। क्योंकि आजकल प्राइवेट लॉ कॉलेज भी हो गया है, वहां से बस कैसे भी करके निकल रहा है, नॉलेज नहीं है, उनको लग रहा है कि हम तो निकल जाएंगे। अरे निकल के क्या होगा, एज ए लॉयर प्रैक्टिस तो कर भाई, नॉलेज तो रख, रियल लाइफ केस को तो सॉल्व कर। नहीं है, ऐसा एजुकेशनल पैटर्न नहीं है। मोदी जी रो रहा था। मैं मोदी जी का मतलब ये सब छोटा छोटा कुछ पॉइंट है, मैं उनके बारे में इतना डिटेल्स इसलिए बोलता हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री है अपना, पसंद हो ना हो, अगर किसी मैटर पे बात रखते हैं, अगर उसमें देश का कुछ भलाई है तो मैं बोलता हूँ। तो बात यही हाई कोर्ट का रहेगी। भी सर यही चीज है, हाई कोर्ट में भी हाँ, यही है अभी। वही मैं सुप्रीम कोर्ट को इसलिए बोला क्योंकि मोदी जी उनके मीटिंग कर रहा था, तो पूरा का पूरा लॉ सिस्टम का हालत खोखला है, पूरा का पूरा। अब बात यही है कि सेबी का जो अलग से जो बिजनेस लॉ है, जो सिक्योरिटी मार्केट का लॉ है, वहां पर भी हालत अच्छा नहीं है। आप लोग जैसे सीएस का इसमें बड़ा योगदान है, इसलिए सीएस का बड़ा डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। चार्टर्ड सीएमए का तो अलग जगह है, थोड़ा सा अकाउंट्स, कॉस्ट, फाइनेंस का जो मेन मैटर है, सीएस फाइनेंशियल मैटर में भी नॉलेज रखेगा, साथ में बिजनेस लीगलिटी पे थोड़ा अपना दिमाग लगाएगा। तभी तो आप लोग पढ़ने के लिए सोच रहे हो इतना ज्यादा, और पढ़ भी रहे हो। प्लीज अच्छे से पढ़ो ताकि सच में कुछ कर पाओ। ओके, टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये देखो देखो, तभी तो सिर्फ सीएस मतलब सीएस बनने से तो नहीं होगा, अकाउंट्स भी तो देखना पड़ेगा। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कॉल फॉर पीरियडिकल रिटर्न्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी मतलब जैसे मानो जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं हम लोग छोड़ के, लाइक मार्चेंट बैंकर, ठीक है, ये लोग भी तो अलग से काम करते हैं। मार्चेंट बैंकर कौन है, मतलब जो लोग मार्केट में पैसा उठा के देते हैं, अभी आज मैं आप लोगों को दिखाया। फिर आपका LICI, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं इनको, डोमेस्टिक फाइनेंशियल DFI, ठीक है, एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII, और एक होता है DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो लोग मार्केट को इन्वेस्ट करते हैं, वो भी इंटरमीडिएट होते हैं, तो उनका भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना सेबी का रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। टू कंपेल सर्टेन कंपनीज टू लिस्ट देयर शेयर्स इन वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ एक में नहीं, मतलब BSE NSE सब में रहो, इसके लिए भी उनको कंपेल करना होता है। ये सारा काम नॉर्मली रहता है। तो मेन बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और एक छोटा सा पॉइंट है वो बोल के मैं छोड़ूंगा क्लास आज। सेबी में और एक छोटा सा पॉइंट है, दैट इज सॉरी, सेबीज रोल इज बिजनेस फैसिलिटेशंस, ठीक है, बिजनेस को फैसिलिटेट करने में सेबी का क्या रोल है, उसमें बहुत सारा बात कर चुका। सेबी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द development of the Indian capital market, that is market for the corporate issues of capital. For example, it facilitated public offering of capital by the company, thus these companies are able to access the capital market for their funding requirements. मतलब बिजनेस को अगर बिजनेस करना है तो उनका फंडिंग चाहिए, जो फंडिंग
पब्लिक से कैसे लिया जाए उसका पूरा का पूरा देखभाल सेबी के हाथ में होते हैं। जैसे कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर सेबी जैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा, अगर वो मार्केट से मनी अरेंज करके, मार्केट से मनी या कैपिटल अरेंज करके कंपनी को नहीं देगा तो कंपनी बिजनेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को अगर वो पैसा नहीं मिलता है, कंपनी नीड्स कैपिटल। हेलो, कंपनी नीड्स कैपिटल, कंपनी को चाहिए कैपिटल। कहां से मिलेगा कैपिटल? कैपिटल फ्रॉम पब्लिक, या तो डायरेक्टली, जैसे कि हम लोग शेयर मार्केट में पैसा डाल के डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर आप LIC में डालो, जैसे कि अभी मृत्युंजय बोल रहा था ना, इंश्योरेंस, आप LIC में डालो, आप बैंक में डालो। ठीक है, चाहे बैंक में डाल दो, LIC में डाल दो, वो भी अल्टीमेटली आपका पैसा कैपिटल मार्केट के थ्रू से यहाँ पर लाते हैं। और एक्चुअली में वो क्या करता है ना, वो गुड़ खा लेते हैं। आप यहाँ पर 1 लाख जमा किए, वो यहाँ से 20% ले लिया और आपको दे दिया 6%। ठीक है, आपको दे दिया 6%, आप 6% में खुश, लेकिन आप चाहते हो आप वो 20% आप खुद भी कमा सकते हो, जो ये सब बड़ा बड़ा कंपनी कमा लेता है और अपना गुड़ बना लेता है। ठीक है, तो सेबी ये सब सारा का सारा खेल को संभालते हैं। इसी यही है उसका बिजनेस को बनाने का। बिजनेस बन जाएगा तो जॉब भी क्रिएट हो जाएगा, और जॉब क्रिएट होगा तो इंडिया का गरीबी भी मिटेगा, इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बढ़ेगा। तो ये था सेबी का ओवरऑल ओवरव्यू। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने आता हूं, आप लोग कुछ भी सवाल हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूं।